जैसे ही विवान अचानक मुड़ा, आन्या को लगा कि काश वह शर्म से वहीं मर जाए। उसके चेहरे पर जो सीरियस भाव था, वह जम गया और हवा में लहराती हुई उसकी मुट्ठी अचानक नीचे आ गई। उसने शर्मिंदा होते हुए भी एक विनम्र मुस्कान चेहरे पर ला दी। छोटे मालिक, मैं सुबह से बैठी हुई हूं और मेरी बाहों में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए बस स्ट्रेचिंग कर रही थी। आन्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह खुद भी अपने इस बहाने पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। विवान ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम अपनी अक्ल की तौहीन कर रही हो या मेरी? आन्या ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके मुंह से एक शब्द भी निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यह तो बहुत बुरा हुआ। अपने बॉस के पीछे ऐसी हरकतें करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाना बेहद शर्मनाक था। मैं अभी क्या कहने वाली थी? आन्या के इस अचानक भड़ास निकालने वाले बर्ताव के बाद विवान का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। उसे याद आया कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि बात क्या थी। कोई बात नहीं, जब याद आएगा तब बात कर लूंगा। कुछ भी याद न आने के कारण विवान ने कोशिश करना ही छोड़ दिया। वह सीईओ के केबिन से बाहर निकल गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। हह, आन्या ने धीरे से थूका और धीमी आवाज में बड़बड़ाई, लानत है इन पूंजीपतियों पर। उसी दोपहर अपॉइंटमेंट का नोटिस कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप और नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया। बिजनेस डिपार्टमेंट के एक इंटर्न को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया और उसे सीधे मार्केटिंग का डिप्टी मैनेजर बना दिया गया। नोटिस जारी होते ही पूरी कंपनी में हंगामा मच गया। 1 महीने से भी कम समय के लिए इंटर्नशिप कर रहे बिजनेस डिपार्टमेंट के एक लड़के को अचानक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डिप्टी मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। क्या इस बंदे की ऊपर तक पहचान है? न केवल दूसरे डिपार्टमेंट के लोग ऐसा सोच रहे थे, बल्कि बिजनेस डिपार्टमेंट के उसके साथी भी यही सोच रहे थे। विवान, सच सच बताओ, आन्या मैम के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? जब आन्या मैम पहले इसके साथ लंच करने कैफेटेरिया गई थी, तभी मुझे शक हो गया था कि वह और मैम एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। क्या तुम आन्या मैम के रिश्तेदार हो? तुम मैम से उम्र में बड़े हो, कहीं तुम उनके कजन तो नहीं? यह सही नहीं लग रहा। अगर वे रिश्तेदार हैं, तो वे विवान की 6 महीने की सैलरी क्यों काटेंगी? विवान, भले ही हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से भाई मानता आया हूं। अच्छे भाई, जब तुम अमीर और पावरफुल बन जाओ तो मुझे मत भूलना। क्या भाई, मेरे रास्ते से हट जाओ। अन्नदाता, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे भगवान, कितने बेशर्म हो तुम लोग। विवान के सहकर्मी उसके चारों ओर जमा होकर आपस में बातें कर रहे थे। विवान दुविधा में था। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक बहाना बनाकर बात को टाल दिया। दरअसल आन्या मैम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने बिना किसी कारण के मेरी सैलरी काट ली थी। इसलिए मैंने कल काम खत्म होने के बाद लेबर कोर्ट में उनकी शिकायत दर्ज करा दी थी। उन्हें डर था कि मैं बहुत हंगामा कर दूंगा, इसलिए उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की और मामला रफा दफा करने के लिए मुझे प्रमोशन दे दिया। जब विवान ने झूठ बोला तो उसके चेहरे पर एकदम गंभीर भाव थे। उनके सहकर्मी हालांकि कुछ हद तक हैरान थे, लेकिन सभी ने उसकी कहानी पर विश्वास कर लिया। शाबाश, तुमने तो हिम्मत दिखाई, लेकिन अब से हम दोस्त नहीं रहे। अगर कभी आमना सामना हुआ तो बस ऐसा दिखावा करना कि तुम मुझे जानते ही नहीं, वरना मैं बीच में पिस जाऊंगा। औरतें बहुत पुरानी बातें याद रखती हैं। तुमने आन्या मैम से पंगा ले लिया है। इन सब के बाद भी तुम कंपनी में रहने की हिम्मत कर रहे हो। बस उनके बदले का इंतजार करो। अन्नदाता, क्या आप बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ना होगा। भाई, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। अब हमारी राहें जुदा होती हैं। अपना ख्याल रखना। उसके साथी जो उत्साह से उसे घेरे हुए थे, पल भर में गायब हो गए। इसी समय बिजनेस मैनेजर तिवारी पास आए। विवान के कोट की जेब में एक महंगी सिगरेट का पैकेट डाला और विवान का कंधा थपथ पाया। अरे विवान, कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। अच्छा काम करते रहो, शायद तुम हालात बदल सको। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैनेजर तिवारी की यह बात सुनकर विवान के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने मैनेजर तिवारी को अपने केबिन की ओर भागते हुए देखा। हालांकि वह चल रहे थे, लेकिन उनकी रफ्तार दौड़ने से भी तेज थी, मानो कोई आदमखोर जानवर उनका पीछा कर रहा हो। विवान ने अपनी नाक खुजलाई और एक पल के लिए हैरान रह गया। गत्ते का डिब्बा पकड़े हुए विवान लिफ्ट में गया।
12वीं मंजिल पर स्थित मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पहुंचने पर उसने देखा कि वहां काफी भीड़ थी। कम से कम 100 लोग बाहर हॉल में बैठे थे और साथ ही कई केबिन भी थे। विवान मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ा और अपना परिचय देने के बाद मार्केटिंग मैनेजर उसे उसके नए ऑफिस में ले गई। उस समय 2 कर्मचारी ऑफिस की सफाई कर रहे थे। मैनेजर और विवान को अंदर आते देख दोनों कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह आपका केबिन है। मैं बाद में किसी को मार्केटिंग डिपार्टमेंट की फाइलें आपके पास लाने के लिए कह दूंगी। यदि आपके कोई सवाल हो तो बेझिझक मुझसे पूछें। मार्केटिंग मैनेजर का नाम मिसेज माथुर था और वह लगभग 40 वर्ष की महिला थीं। वह साधारण दिखती थीं और उन्होंने काला बिजनेस सूट पहना हुआ था। उनकी त्वचा साफ सुथरी थी और वह 30 साल से अधिक उम्र की नहीं लग रही थीं। मैंने आपको तकलीफ दी। विवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मिसेज माथुर के जाने के बाद विवान ने अपना सामान जमाया। जैसे ही उसने अपना काम खत्म किया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी दरवाजे पर आया और फाइलों का एक बड़ा गट्ठा लेकर अंदर आ गया। मैनेजर विवान, यह डेटा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। ठीक है, धन्यवाद, बस इसे मेज पर रख दीजिए। विवान ने कर्मचारी को देखकर सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसे लगा कि उसका रवैया काफी अच्छा था और उसने किसी खड़ूस बॉस की तरह बर्ताव नहीं किया। लेकिन कर्मचारी का रवैया उसके प्रति बेहद ठंडा था और उसने साफ तौर पर विवान को अजीब नजरों से देखा। विवान ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। उसने एक फाइल खोली और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। इसमें बहुत सारी जानकारी थी। इसे पूरा पढ़ने में कम से कम 1 या 2 दिन लगेंगे। जल्द ही ऑफिस बंद होने का समय हो गया, लेकिन विवान अभी भी अपने केबिन में दस्तावेज देख रहा था। उसी पल उसे अचानक जैस्मीन की याद आ गई। यह सोचकर कि जैस्मीन अभी भी उसके किराए के फ्लैट पर रात के खाने के लिए उसका इंतजार कर रही होगी, उसने कुछ फाइलें उठाई और ऑफिस से निकल गया। जब वह कंपनी से निकल रहा था तो उसने अपने सहकर्मियों को इस बारे में बात करते हुए सुना। चर्चा के सभी विषय उसी के इर्द गिर्द घूम रहे थे और ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊंची पहचान है और जो गलत तरीके से यहां आया है। विवान ने अपनी सफाई देने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार वह वाकई में एक बड़े खानदान का वारिस था और उसने गलत तरीकों से ही एंट्री ली थी, भले ही उसने अपने परिवार के संपर्कों का इस्तेमाल किया हो। जैसे ही विवान कंपनी के गेट से बाहर निकला, उसे अचानक आगे से कुछ लोगों की बातचीत सुनाई दी। समीर भाई, मुझे सच में आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपको डिप्टी मैनेजर का पद लगभग पक्का मिल गया था, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने बिजनेस डिपार्टमेंट से एक इंटर्न को हमारा डिप्टी मैनेजर बना दिया। क्या यह मजाक नहीं है? बिल्कुल। वो विवान खुद को समझता क्या है? क्या उसे मार्केट की समझ है? क्या उसे पता भी है कि मार्केटिंग वाले क्या करते हैं? उसे तो बस यूं ही डिप्टी मैनेजर बनाकर यहां बिठा दिया गया है। वो तो बस सिफारिशी टट्टू है। मेरे हिसाब से वो यहां बस टाइम पास करने आया है। हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। समीर, हिम्मत मत हारो। हम काम के मामले में उसे ऐसा घुमाएंगे कि वो खुद ही हार मानकर भाग जाएगा। अगर वह पीछे नहीं हटा तो। ये तो आसान है, बस उसे कुछ और बार बेवकूफ बनाओ, फिर मिसेज माथुर को बता दो। मिसेज माथुर के स्वभाव को देखते हुए वो आन्या मैम के पास जाकर जरूर हंगामा करेंगी। मिसेज माथुर एक सीनियर अधिकारी हैं। आन्या मैम को कम से कम उनकी भावनाओं का तो ख्याल रखना चाहिए, है ना? बहुत बढ़िया आइडिया है, मैं सहमत हूं। मैं भी। विवान ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि 7-8 मार्केटिंग कर्मचारी 30 साल के एक युवक से लगातार बातें कर रहे थे। उस युवक का चेहरा शुरू में कुछ उदास था, लेकिन अपने साथियों की बातें सुनने के बाद उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। विवान ने उस युवक को पहचान लिया। वह वही कर्मचारी था जिसने उस दोपहर मिसेज माथुर के सामने फाइलें सौंपते समय उसे अजीब नजरों से देखा था। समीर नाम के उस युवक ने हंसते हुए कहा, दरअसल मुझे डिप्टी मैनेजर की पोस्ट की परवाह नहीं है। आखिर सोना तो हमेशा चमकता ही है। वैसे कल वीकेंड है, छुट्टी है। अगर आप लोग फ्री हों तो मैं आज रात को डिनर और क्लब पार्टी की ट्रीट दूंगा। यह सुनकर पास खड़े कई साथियों ने खुशी से शोर मचाया। विवान अपने किराए के कमरे में लौटा। उसे लगा था कि जैस्मीन ने पहले ही रात का खाना तैयार कर लिया होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो घर खाली था। विवान ने भौहें सिकोड़ी। उसे अपनी परख पर भरोसा था और उसे लगा कि जैस्मीन शायद धोखेबाज नहीं है। जैसे ही विवान रात का खाना बनाने के लिए रसोई में गया, अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन सामने खड़े व्यक्ति को देखकर विवान हैरान रह गया।
अपने सामने खड़ी महिला को देखते ही विवान के माथे पर अनजाने में ही शिकन आ गई। दरवाजे पर अन्विता खड़ी थी, जिससे तलाक के बाद विवान की जिंदगी में कुछ पल के लिए शांति आई थी। अन्विता सिर ऊंचा करके दरवाजे पर ऐसे खड़ी थी, मानो वह विवान के उसे अंदर बुलाने का इंतजार कर रही हो। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि विवान का ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो अन्विता के चेहरे पर गुस्से की एक झलक दिखाई दी। उसने अपने उसी पुराने घमंडी अंदाज में ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि मेरे पापा आधिकारिक तौर पर रिटायर हो चुके हैं और अब से वर्मा ग्रुप का पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा। इसके अलावा वर्मा ग्रुप को अब समुद्रिका ग्रुप के सहयोग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्मा ग्रुप को एक नया और ज्यादा बेहतर बिजनेस पार्टनर मिल गया है। इतना ही नहीं, हम लोग मुंबई में अपनी एक नई ब्रांच भी शुरू कर रहे हैं और समर, जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो, वह उस ब्रांच का सीईओ होगा। अन्विता बहुत खुशफहम दिख रही थी। उसने विवान के चेहरे को ताने भरी नजरों से देखा, मानो वह उसकी आंखों में पछतावा या गुस्सा तलाश रही हो। लेकिन विवान की प्रतिक्रिया ने उसे निराश कर दिया। यह तुम्हारा निजी मामला है, इससे मेरा क्या लेना देना। विवान के चेहरे पर उबाऊपन साफ झलक रहा था। अन्विता ने भौहें चढ़ाकर व्यंग से कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने मुझे थोड़ी देर से तलाक दिया होता तो वर्मा कंपनी का आधा हिस्सा तुम्हारा होता, लेकिन अब इन सब बातों का तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तुम यहां सिर्फ यही बकवास करने आई थी। विवान ने अन्विता को ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। अन्विता ने झल्लाते हुए कहा, विवान, नाटक करना बंद करो। मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं। मैंने प्रॉपर्टी डीलर से पता किया है, तुम्हारा यह घर किराए का है। तुम इतने गरीब हो कि अब तुम्हें किराए पर रहना पड़ रहा है, तो मुझसे अकड़ क्यों दिखा रही हो? तुम सही कह रही हो, लेकिन इससे तुम्हें क्या मतलब? विवान ने अपना लापरवाह रवैया बनाए रखा। उसकी इसी बेरुखी ने अन्विता को और भी ज्यादा आग बबूला कर दिया था। विवान, तुमने पहले ही इतना कुछ सहा है, फिर भी तुम इतने जिद्दी हो। अगर तुम मुझसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें वापस अपने विला में रहने देने पर विचार कर सकती हूं, लेकिन दोबारा शादी की बात तो तुम्हारे आगे के बर्ताव पर निर्भर करेगी। तुम्हारी बात खत्म हो गई। अब मैं दरवाजा बंद करने जा रहा हूं। विवान ने अपनी आंखें घुमाई, एक कदम पीछे हटा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, विवान को बाहर से अन्विता की चीख सुनाई दी, विवान, तुम बिल्कुल पागल हो। तुम पागल हो, तुम्हारा पूरा खानदान पागल है। विवान इतना चिढ़ गया था कि उसके मुंह से भी कुछ अपशब्द निकल गए, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने अपनी बात सुधारी और बड़बड़ाया, तुम्हारी मां को छोड़कर तुम्हारा पूरा खानदान पागल है। वह पहले अच्छे मूड में था, लेकिन अन्विता की मनहूस शक्ल देखकर उसका मूड खराब हो गया था। रसोई में वापस आकर विवान ने रात का खाना बनाना जारी रखा। खाना परोसने के ठीक बाद दरवाजे के ताले में चाबी घूमने की आवाज आई। विवान चौंक गया और उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़े चावल के कटोरे को मेज पर रख दिया। क्या उस पागल औरत ने मेरे घर में घुसने के लिए किसी ताला तोड़ने वाले को बुलाया है? विवान की आंखों के सामने ही दरवाजा खुला और स्कूल यूनिफॉर्म पहने जैस्मीन राशन से भरा थैला लेकर अंदर आई। उनकी नजरें मिली और जैस्मीन शर्मा गई। उसने सिर झुकाकर सफाई दी, माफ कीजिए सर, मुझे थोड़ी देर हो गई। शुक्र है कि तुम वापस आ गई। विवान के चेहरे के भाव अच्छे नहीं थे। इसका एक कारण यह था कि अन्विता की वजह से उसका दिमाग खराब था, और दूसरा कारण जैस्मीन का रवैया था। उसने उसे तुरंत 5 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन जैस्मीन के इस रवैये को समझना वाकई मुश्किल था। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। जैस्मीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस दरवाजा बंद किया, चप्पल पहनी और जल्दी से रसोई में चली गई। विवान ने कटोरा उठाया, चावल वापस उसमें डाले और चिढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए चावल नहीं बनाए हैं। जैस्मीन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसकी आवाज में डर था। कोई बात नहीं सर, मुझे भूख नहीं है। क्या 2 सब्जियां काफी हैं? अगर नहीं तो मैं आपके लिए और बना दूंगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आने लगी। आवाज काफी तेज थी। कम से कम विवान ने तो उसे सुन ही लिया था। जैस्मीन का चेहरा पल भर में शर्म से लाल हो गया। विवान ने जैस्मीन की ओर देखा और आखिरकार उसका दिल पिघल गया। चावल का सिर्फ एक ही कटोरा है। मेरे लिए एक और खाली कटोरा लाओ, मैं आधा तुम्हारे साथ बांट लूंगा। नहीं नहीं सर, आप खा लीजिए, मैं डाइटिंग पर हूं। मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगी। जैस्मीन ने घबराकर बार बार अपना हाथ हिलाया। विवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने सख्ती से कहा,
मैं जो कह रहा हूं चुपचाप वही करो। जी। जैस्मीन की आंखें भर आईं। वह मुड़ी और रसोई से कटोरे और चम्मच का एक सेट निकाल लाई। विवान ने ज्यादातर चावल अपने कटोरे में डाल लिए। चलो खाना शुरू करो। हम जैस्मीन बहुत आज्ञाकारी थी। जब विवान ने उसे खाने के लिए कहा तो उसने खाना शुरू कर दिया। विवान गुस्से में भी था और हैरान भी। अगर तुम सब्जियां नहीं खाओगी तो क्या तुम मुझसे उम्मीद कर रही हो कि मैं उन्हें चबाकर तुम्हें मुंह से खिलाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं सर। जैस्मिन घबरा गई और जल्दी से अपने चम्मच से हरी मिर्च का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने कटोरे में डाला और छोटे छोटे टुकड़ों में खाने लगी। विवान अपना आपा खोना चाहता था, लेकिन जैस्मीन की दयनीय हालत देखकर उसने आखिरकार खुद को रोक लिया। उसने चम्मच से चिकन का एक टुकड़ा उठाया और जैस्मीन के कटोरे में डाल दिया। फिर उसने रसे वाले आलू के कुछ टुकड़े उठाए और उन्हें भी उसके कटोरे में रख दिया। जैस्मीन ने अपना सिर खाने में झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। अब यह क्यों रो रही है? विवान को औरतों का रोना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उसे उन्हें चुप कराना नहीं आता था। मुझे माफ कर दीजिए सर, गुस्सा मत होइए, मैं अब और नहीं रोऊंगी। जैस्मीन ने अपना चम्मच नीचे रख दिया और अपने आंसू पोंछे, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जितना ज्यादा वह पोंछती, उतना ही ज्यादा वे बहते। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ थोड़ा सख्ती से पेश आया, अब और मत रो। मैं आगे से तुमसे प्यार से बात करूंगा और तुम पर चिल्लाऊंगा नहीं। विवान का सिर दर्द करने लगा था। उसे जैस्मीन को वापस अपने घर लाने का थोड़ा अफसोस हो रहा था। अगर मुझे पता होता कि यह इतनी रोतलू है तो मुझे क्लब में ही इसे मना कर देना चाहिए था। विवान को माफी मांगते हुए सुनकर जैस्मीन ने ऊपर देखा। उसकी गीली आंखों में भावुकता थी और उसने कहा, सर, मेरा इरादा आपको दोष देने का नहीं था। मैं बस भावुक होकर रो पड़ी थी। भावुक हो गई? क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी थाली में खाना रख दिया। विवान कुछ समझ नहीं पा रहा था। लाल आंखों वाली जैस्मीन ने धीरे से कहा, सिर्फ यही बात नहीं है। मैं इसलिए बहुत भावुक हूं क्योंकि आप मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मेरे माता पिता से भी बेहतर। आप दुनिया के पहले इंसान हैं जिसने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है। अच्छा। यह सुनकर विवान के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मेरा परिवार गांव से है। मेरे माता पिता लड़कियों की तुलना में लड़कों को ज्यादा पसंद करते थे। वे मुझे बचपन से ही नापसंद करते थे और मुझे बोझ समझते थे। जब मैं स्कूल में थी तो उन्होंने मुझे पढ़ाई न करने की सलाह दी, यह कहते हुए कि पढ़ाई बेकार है और मुझे घर के कामों में मदद करनी चाहिए। बाद में जब मैं आगे की पढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, इसलिए मेरे पास कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने, अच्छे नंबर लाने, स्कॉलरशिप जीतने और वीकेंड पर पार्ट टाइम नौकरी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं कल उस क्लब में इसलिए गई थी क्योंकि मेरे माता पिता चाहते हैं कि मेरी शादी गांव के एक बिल्डिंग ठेकेदार से हो जाए। उस ठेकेदार ने मेरे माता पिता को दहेज के रूप में 2 लाख रुपए दिए हैं। मैं उस ठेकेदार से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि जब तक मैं उन्हें 5 लाख रुपए नहीं देती, मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था, इसलिए मैं कल रात उस क्लब में चली गई। जैसे जैसे जैस्मीन बोल रही थी, उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। वह बार बार अपने आंसू पोंछती रही, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई। इस पल विवान का दिल एक बार फिर पिघल गया। उसने गरीबी और लाचारी का कभी अनुभव नहीं किया था और न ही उसने इनके बारे में कभी सुना था। उसका जन्म एक बड़े शहर में हुआ था और जब वह छोटा था तब उसका परिवार काफी अमीर था। बाद में उसकी मां का करियर आगे बढ़ा और उनकी आर्थिक हालत और सुधर गई, इसलिए वह गांव की गरीब लड़की जैस्मीन को नीचा तो नहीं समझता था, लेकिन उसके प्रति उसे कोई खास सहानुभूति भी नहीं थी। लेकिन जैस्मीन की आपबीती सुनने के बाद उसे उस बेचारी लड़की के लिए बहुत दया महसूस होने लगी। विवान पूछे बिना नहीं रह सका, तो फिर आज तुम इतनी देर से क्यों लौटी? क्या तुम कोई पार्ट टाइम जॉब करने गई थी? मेरे पास राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने एक कैफे में कुछ घंटे काम कर लिया। वहां 200 रुपये प्रति घंटा मिलते हैं और उसी दिन पेमेंट हो जाता है। जैस्मिन ने सिर हिलाया और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की जेब से कुछ नोट निकाले। ये उसकी राशन की खरीदारी से बचे हुए पैसे थे। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। विवान का दिल पूरी तरह से पानी पानी हो गया। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वह इंसान ही नहीं है। जैस्मीन की हालत इतनी खराब थी और उसने अभी अभी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया था। मुझे व्हाट्सएप पर ऐड कर लो
और मैं हर महीने तुम्हारे रहने खाने का खर्च तुम्हें भेज दूंगा। अब कोई भी पार्ट टाइम जॉब मत करना। अभी तुम्हारी प्राथमिकता मन लगाकर पढ़ाई करना है। विवान ने अपना फोन निकाला, लेकिन उसके सामने बैठी जैस्मीन ने बार बार अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं सर, मैं अपने रोजमर्रा के खर्चों के खुद कमा सकती हूँ, जिसमें राशन भी शामिल है। आप मुझे पहले ही 5 लाख दे चुके हैं, मैं आपसे और पैसे नहीं ले सकती। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए या अपनी। विवान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। जैस्मीन ने तुरंत बोलना बंद कर दिया, लेकिन उसने फिर भी अपना फोन नहीं निकाला। विवान ने जोर दिया, जल्दी करो और अपना फोन निकालो, नंबर सेव करो। मेरे पास कैश नहीं है, मैं इसमें व्हाट्सएप फोन पे नहीं चला सकती। जैस्मीन का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखों में झिझक थी। उसने अपनी जेब से एक मोबाइल निकाला, लेकिन वह एक पुराना नोकिया फोन था, जिसमें नीली स्क्रीन और बटन थे। इतना ही नहीं, बटन इतने घिस चुके थे कि उन पर लिखे नंबर अब पढ़े भी नहीं जा सकते थे। मैंने तुम्हारी जितनी दुखी आत्मा कभी नहीं देखी। विवान ने बेबसी से आह भरी, पहले खाना खा लेते हैं, मैं तुम्हें कल मॉल ले चलूंगा। जैस्मीन के इनकार का अंदाजा लगाते हुए विवान ने उसके कुछ कहने से पहले ही कहा, अब से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और तुम्हें मना करने की इजाजत नहीं है। जैस्मीन ने सिर हिलाया और बोलना बंद कर दिया, चुपचाप सिर झुकाकर अपना खाना खाने लगी। वह बहुत सावधानी से बिना कोई आवाज किए खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद विवान नहाने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। नहाने के बाद जैस्मीन भी अंदर आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, सीधे बाथरूम में चली गई। इस बार उसने जल्दी से स्नान किया और 10 मिनट में बाहर आ गई। जैस्मीन अभी भी नहाने के तौलिए में लिपटी हुई थी और किसी मासूम, डरी हुई बच्ची जैसी लग रही थी। वह बिस्तर के पास आई और उस पर चढ़ने ही वाली थी कि विवान झट से पीछे हट गया और हैरानी से बोला, तुम यह क्या करने की कोशिश कर रही हो? जैस्मीन ने भीगी हुई आंखों से विवान को देखते हुए कहा, सर, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं खुद को आपको सौंपने के लिए तैयार हूं। अगर तुम तैयार हो तो उससे क्या होगा? मैं तैयार नहीं हूं, जाओ बगल वाले कमरे में जाकर सो जाओ। विवान ने बेरुखी से जैस्मीन को कमरे से बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं था कि उसके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया था, लेकिन जैस्मीन के साथ जो हुआ वह बहुत ही दुखद था और वह उसका फायदा उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह इंसान है, जानवर नहीं। हालांकि उसे अब ऐसी चीजों की आदत हो गई थी, लेकिन वह इतना गिरा हुआ नहीं था कि इतनी लाचार बच्ची को नुकसान पहुंचाए। अगले दिन जब विवान सोकर उठा तो जैस्मीन ने कल सुबह की तरह ही नाश्ता तैयार कर लिया था। खाना खत्म करने के बाद विवान जैस्मीन को पास के एक शॉपिंग मॉल में ले गया। उसने जैस्मीन को एक नया महंगा स्मार्टफोन खरीद कर दिया। जैस्मीन के मना करने से पहले ही विवान ने उसे गुस्से से घूरना शुरू कर दिया, जिससे वह चुप हो गई। फोन खरीदने और उसमें व्हाट्सएप चालू करने के बाद विवान ने ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए उसे 20,000 रुपये और भेज दिए। इसके बाद वह जैस्मीन को कपड़े दिलाने के लिए एक ब्रांडेड शोरूम में ले गया। विवान ने पहले भी अन्विता के लिए कपड़े खरीदे थे, इसलिए उसे फैशन की अच्छी समझ थी। कुछ देर देखने के बाद उसने जैस्मीन के लिए 7 जोड़ी कपड़े खरीदे। हालांकि इनरवियर खरीदते समय उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे जैस्मीन का साइज नहीं पता था। हालांकि यह पूछना थोड़ा शर्मनाक था, फिर भी विवान ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? सर, मैं तो पिछले महीने ही 20 साल की हुई हूं। विवान शर्मा गया और उसने अपनी बात सुधारी, अरे, मैं उम्र नहीं, उस साइज की बात कर रहा हूं, डी 36D। जैस्मीन भी शर्म से लाल हो गई। साइज पता चलने के बाद विवान जैस्मीन को लॉन्जरी की दुकान पर ले गया। वहां से भी उन्होंने 7 सेट खरीदे, लेकिन उनमें से अधिकतर सफेद और काले रंग के थे। कपड़े खरीदने के बाद उसने जैस्मीन के लिए जूते और मोजे भी खरीदे, कुल मिलाकर 7 जोड़ियां। जब तक उन्होंने सारा सामान खरीदा तब तक दोपहर हो चुकी थी। दोनों के हाथों में अलग अलग आकार के शॉपिंग बैग थे। विवान खरीदारी से थक गया था और वह नहीं चाहता था कि जैस्मीन घर जाकर दोबारा खाना बनाने में लग जाए, इसलिए उसने लंच के लिए मॉल में ही एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। भरपेट खाने पीने के बाद दोनों अपने किराए के फ्लैट में लौट आए। जब विवान खरीदारी के थैलों का एक गुच्छा लेकर दूसरे बेडरूम में गया तो वह हैरान रह गया। दूसरे बेडरूम में एक पलंग और उस पर महंगा गद्दा तो था, जिस पर अभी भी प्लास्टिक की पन्नी चढ़ी हुई थी, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं था। वहां न तो चादरें थीं और न ही कंबल। जैस्मीन पिछली 2 रातों से कैसे सो रही थी? विवान ने शक भरी नजरों से जैस्मीन की ओर देखा।
जैस्मीन शर्मा गई और उसकी निगाहें मिलाने से बचती रही। अरे नहीं, मुझे अभी भी बिस्तर का सामान खरीदना है। विवान ने शॉपिंग बैग नीचे रखा, मुड़ा और फिर से दरवाजे से बाहर निकल गया। हालांकि इस बार वह जैस्मीन को अपने साथ नहीं लाया, बल्कि उसने जैस्मीन को खरीदे गए कपड़े और जूते जमा करने के लिए घर पर ही छोड़ दिया। दोपहर 3 बजे तक जाकर जैस्मीन का कमरा आखिरकार रहने लायक हो पाया। विवान सोफे पर बैठा था, उसकी निगाहें जैस्मीन पर टिकी थीं, जो उसके ठीक सामने संकोच में बैठी थी। भविष्य में अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरे पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम बहुत दुबली हो, इसलिए आगे से थोड़ा और खाना खाया करो। मैं बाद में दूध का ऑर्डर दे दूंगा। तुम्हें हर दिन 1 गिलास ताज़ा दूध पीना होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना कि तुम कॉलेज में भी अच्छे से खाना खाओ। विवान ने एक पल सोचा। उसे चिंता थी कि यह बेचारी लड़की सिर्फ उसकी बात मानने का दिखावा करेगी, इसलिए उसने उसे एक धमकी भी दी। अगर मुझे लगा कि तुम्हारा वजन नहीं बढ़ रहा, तो मैं तुमसे अपने पैसे वापस मांग लूंगा। नहीं सर, मैं सच में बहुत खा सकती हूँ। जैस्मीन घबरा गई, लेकिन ऐसा कहने के बाद उसे लगा कि यह कुछ अजीब सुनाई दिया और उसका चेहरा लाल हो गया। विवान को डर था कि कहीं वह उसे बिगाड़ न दे, इसलिए उसने उसे याद दिलाया, मैं तुम्हारे साथ बिना किसी शर्त के अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हूं। अब से घर की सफाई और वीकेंड पर दिन में 3 बार खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी, मैं जरूर करूंगी। जैस्मीन ने विवान की ओर देखा और जोर से सिर हिलाया। न जाने क्यों विवान को लगा कि जैस्मीन की निगाहें थोड़ी अजीब थीं। ठीक है, जाओ अपना काम करो, बस रात का खाना बनाना मत भूलना। विवान अब इसके बारे में और सोचना नहीं चाहता था, इसलिए वह उठा और अपने कमरे में वापस चला गया। कल ऑफिस से निकलते वक्त वह मार्केटिंग डिपार्टमेंट की कुछ फाइलें साथ ले आया था। अब जब उसके पास कुछ समय था, तो उसने उन्हें देखने का फैसला किया। दस्तावेजों को पढ़ने में लगे 3 घंटों के दौरान जैस्मीन 2 बार अंदर आई। पहली बार वह 1 गिलास गर्म पानी लेकर आई। दूसरी बार वह फलों की एक प्लेट लेकर आई। रात के खाने के लिए जैस्मीन ने 3 तरह की सब्जियां तैयार की थीं। ये सभी मसालेदार देसी स्टाइल के व्यंजन थे। विवान की पसंद के हिसाब से उसने चिकन और आलू की रसेदार सब्जी बनाई थी, जिसका स्वाद काफी अच्छा था। चम्मच से खाना खाते समय विवान ने उससे अलग अलग विषयों पर बातचीत शुरू कर दी। उनकी बातचीत के दौरान विवान को पता चला कि जैस्मीन फिल्म एकेडमी में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसकी योजना के अनुसार वह पहले एक सोशल मीडिया स्टार बनना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें रुकावटें कम हैं और इससे जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। फिर थोड़ी बहुत लोकप्रियता हासिल करने के बाद वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएगी। जब विवान को पता चला कि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहती है, तो उसने तुरंत उसे वहां की असली सच्चाई बताई। संक्षेप में कहें तो यह इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमकती है, अंदर से उतनी ही काली है। और जैस्मीन जैसी भोली-भाली लड़की अगर इसमें कदम रखेगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यह देखकर कि विवान को इस इंडस्ट्री से बहुत नफरत थी, जैस्मीन ने तुरंत अपना इरादा बदल लिया। तो क्या मैं फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में जा सकती हूँ? मैं कड़ी मेहनत करने और एक एक्स्ट्रा आर्टिस्ट बनने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं 10 साल से ज्यादा समय तक डटी रही, तो मुझे विश्वास है कि मैं एक्टिंग से पैसा कमा सकती हूँ। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री भी कोई दूध की धुली नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया से तो बेहतर ही है। जब तक तुम शॉर्टकट अपनाने के बारे में नहीं सोचती, मुझे लगता है कि तुम इसमें किस्मत आजमा सकती हो। विवान ने उसे सही सलाह दी। यह सुनकर जैस्मीन ने सिर हिलाकर यह भरोसा दिलाया कि वह कभी भी अपना शरीर बेचने जैसा कोई काम नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसे विवान के साथ अपने मौजूदा रिश्ते की याद आ गई और शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। विवान भी यह बात समझ गया और उसने हल्के से खांसते हुए कहा, ठीक है, चलो खाना खाते हैं। हम जैस्मीन ने धीरे से हामी भरी और फिर चुप हो गई। जब विवान ने पहली बार यह घर किराए पर लिया था, तो उसे लगा था कि इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अब विवान को पता चला कि घर के नक्शे में एक बड़ी गड़बड़ी है। आमतौर पर 2 बेडरूम वाले फ्लैट में या तो एक बाथरूम होता है या दो। अगर 2 बाथरूम है, तो एक मास्टर बेडरूम में होना चाहिए और दूसरा हॉल या किचन के बगल में। इस घर में केवल एक ही बाथरूम है, लेकिन संयोग से वह मास्टर बेडरूम यानी विवान के कमरे के अंदर ही बना हुआ है। इसका मतलब है कि जैस्मीन को वॉशरूम जाने और नहाने के लिए उसके कमरे से होकर गुजरना होगा।
मैं लापरवाह था। इसीलिए एजेंट ने किराए पर लेते समय कहा था कि यह एक बेडरूम जैसा ही है, और मुझे लगा कि वह गलत बोल रही है, लेकिन असल में मैंने इस जरूरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। विवान मन ही मन झुंझलाया। गर्मी का मौसम है, इसलिए हर दिन नहाना जरूरी है। आज की खरीदारी और भागदौड़ के कारण विवान और जैस्मीन दोनों को खूब पसीना आया था। विवान ने कमरे में एसी चालू कर दिया। विवान के नहाने के बाद जैस्मीन उसके पीछे बाथरूम में चली गई। शायद आज वह बहुत थक गया था, क्योंकि नहाने के बाद विवान बिस्तर पर लेटा और देखते ही देखते उसकी आंख लग गई। आधी रात को विवान वॉशरूम जाने के लिए उठा। जब वह वापस बिस्तर पर लेटा तो उसे जैस्मीन को अपने ही बिस्तर पर देखकर हैरानी हुई। जैस्मीन गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सांसें एक लय में चल रही थीं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। विवान पहले तो उसे जगाकर उसके कमरे में वापस भेजना चाहता था, लेकिन उसे इतनी गहरी नींद में सोते हुए देखकर वह ऐसा नहीं कर सका। वह कुछ देर दुविधा में रहा, लेकिन नींद उस पर हावी थी। इस बारे में पूरी तरह सोचने से पहले ही वह फिर से सो गया। अगले दिन सुबह सुबह विवान करवट बदल रहा था, तभी उसे एक धीमी कोमल सी कराह सुनाई दी। उह! विवान ने हैरानी से अपनी आंखें खोलीं। सबसे पहले उसे जैस्मीन का शर्माया हुआ मासूम चेहरा दिखाई दिया। सर! जब जैस्मीन ने विवान को जागते हुए देखा तो उसने मीठी आवाज में पुकारा। फिर कुछ शर्मिंदा होकर उसने कहा, माफ करना सर, क्या मैंने आपकी नींद खराब कर दी? विवान मना करने ही वाला था, लेकिन अचानक उसकी नजर नीचे गई और उसने हैरान होकर पूछा, तुमने कुछ पहना क्यों नहीं है? एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत, एक ही बिस्तर पर दोबारा सोना वैसे भी काफी अजीब होता है। अगर इससे भी ज्यादा शर्मनाक कुछ है तो वह तब होता है जब उनमें से किसी एक ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने होते हैं। इस समय विवान उत्तेजित होने के बजाय ज्यादा हैरान था। सर, जैसा वादा किया था, मैं पहले से ही आपकी हूं। जैस्मीन शर्मा गई। बोलते समय उसने दबी आवाज में विवान की ओर देखा। विवान ने अपने बहकते हुए ख्यालों को जबरदस्ती दबाया और जल्दी से बिस्तर से उठ गया। जल्दी से अपने कपड़े पहनने के बाद वह दरवाजे की ओर चल पड़ा। जैस्मीन, अगली बार यह सब मत करना। ये शब्द कहने के बाद विवान ने दरवाजा खोला और पीछे मुड़े बिना बाहर निकल गया। विवान के जाने के बाद जैस्मीन बिस्तर पर लेटी रही। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। 10 मिनट बाद जैस्मीन कमरे से बाहर आई। जैसे ही वह बाहर आई, उसने विवान को रसोई में व्यस्त देखा। विवान ने आवाज सुनी, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभी जो कुछ हुआ वह इतना शर्मनाक था कि उसे एक पल के लिए भी समझ नहीं आया कि वह जैस्मीन का सामना कैसे करे। नाश्ता तैयार करने के बाद विवान ने जैस्मीन को खाने के लिए बुलाया। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, मानो अभी अभी जो हुआ था उसका जिक्र करने से बच रहे हों। जैसे ही विवान ने अपना नाश्ता जल्दी से खत्म किया और फाइलों की जांच जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौटने ही वाला था, जैस्मीन ने बोलना शुरू कर दिया। सर, क्या आप मुझे नापसंद करते हैं? विवान चौंक गया और उसने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सर, आपने कहा था कि अब से घर पर तीनों टाइम का खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, लेकिन आज आपने खुद। जैसे जैसे जैस्मीन बोलती गई, उसकी आंखें लाल होती गईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ज्यादा मत सोचो, मैं बस एक पल के लिए भूल गया था। यह आखिरी बार है, मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। विवान ने अजीब सी प्रतिक्रिया दी। वह इतना घबराया हुआ था कि कल उसने क्या कहा था, यह वह भूल ही गया था। हैरानी की बात यह थी कि उसकी अनजाने में की गई इस हरकत ने जैस्मीन को जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। जैस्मीन ने सिर हिलाया और उसके आंसू तुरंत रुक गए। उसने ऊपर देखा और विवान को एक प्यारी सी मुस्कान दी। उसकी मुस्कान खिली हुई धूप जैसी थी और जिस तरह उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। विवान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कुछ बुदबुदाते हुए जवाब दिया और फिर भागते हुए अपने कमरे में चला गया, मानो किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। अपने कमरे में वापस आकर विवान दस्तावेजों को देखने लगा, लेकिन जैसे ही वह पढ़ने की कोशिश करता, उस सुबह जब वह जागा था, उस समय का नजारा अपने आप ही उसके दिमाग में उभर आता। जैस्मीन का शर्म से लाल चेहरा और उसके नशीले शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। धत तेरी की! विवान, विवान, क्या तुम इंसान भी हो? जैस्मीन इतनी बुरी हालत में है, तुम उसके बारे में ऐसे ख्याल कैसे रख सकते हो? विवान ने अपने माथे पर हाथ मारा और उन गलत विचारों को मन में आने से रोकने की पूरी कोशिश की। विवान सुबह से ही कुछ खोया खोया सा था। दोपहर के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई।
उसी समय दरवाजे के बाहर से जैस्मीन की दबी हुई आवाज सुनाई दी, सर, अब खाना खाने का समय हो गया है। विवान ने जवाब दिया और संयम का दिखावा करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। खाने की मेज पर 3 तरह की सब्जियां और दाल रखी थी, जो देखने और सूंघने में बेहद स्वादिष्ट लग रही थीं। विवान थोड़ा हैरान था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी जैस्मिन इतनी अच्छी रसोइया होगी। विवान ने भोजन का भरपूर आनंद लिया। पेट भर खाने पीने के बाद विवान को आदत के मुताबिक बर्तन साफ करने का मन हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वह मुड़कर अपने कमरे में वापस चला गया। दिन भर में विवान ने सुबह के समय को छोड़कर जैस्मीन से शायद ही कभी बात की। दोपहर 3:30 बजे फिर से दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। विवान को कुछ शक हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा, अंदर आ जाओ। सर, मुझे वॉशरूम जाना है। जैस्मीन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चली आई। उसके गाल लाल हो गए थे और उसकी लंबी खूबसूरत टोंगे कसकर एक दूसरे से चिपकी हुई थीं। इस घर में सिर्फ एक ही बाथरूम है। अगर तुम्हें बाथरूम इस्तेमाल करना हो तो सीधे अंदर आ जाया करो, दरवाजा खटखटाने की कोई जरूरत नहीं है। विवान कुछ शर्मिंदा सा लग रहा था। बोलने के बाद उसने अपना सिर अपने हाथों में मौजूद फाइलों में ही छिपा लिया। कुछ देर बाद दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। विवान ने सोचा कि जैस्मीन उसके कमरे से चली गई है और उसने चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ा बेबस भी महसूस किया। लगता है मुझे नया फ्लैट किराए पर लेना पड़ेगा, विवान मन ही मन सोच रहा था। साथ ही साथ वह थोड़ा उदास भी महसूस कर रहा था। जब उसने फ्लैट किराए पर लिया तो उसने 1 साल का किराया एडवांस में चुकाया और एग्रीमेंट साइन किया था। अगर वो अब दोबारा कोई जगह किराए पर लेता है तो इस साल का किराया बेकार चला जाएगा। इससे पहले उसने इस बारे में इतना नहीं सोचा था, क्योंकि उसे लगता था कि अकेले रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब हालात अलग हैं। जैस्मीन यहाँ रहने आ गई है और अगर वह यहीं रहती है तो उसे हर कुछ घंटों में बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए उसके कमरे में आना पड़ेगा। विवान के लिए नया घर किराए पर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन अन्विता के साथ बिताए 5 वर्षों के दौरान उसने किफायती होना और अपने पैसों का सोच समझकर इस्तेमाल करना सीख लिया था। वह तब तक फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता था जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। सर, क्या आप किसी सोच में हैं? जैसे ही विवान घर को लेकर परेशान हो रहा था, अचानक उसके पीछे से जैस्मीन की आवाज आई। विवान चौंक गया और अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने जैस्मीन की ओर मुड़कर देखा, जो बिस्तर के किनारे बैठी चिंता भरी नजरों से उसे घूर रही थी, और हैरानी से बोला, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जैस्मीन ने अपनी बड़ी बड़ी गीली आंखों को झपकाया और मासूमियत से समझाया, सर, मैं अकेले बोर हो रही थी और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास बैठ जाऊं। इतना कहने के बाद जैस्मीन ने अपना सिर नीचे कर लिया और घबराकर पूछा, सर, क्या मैंने आपको परेशान किया? नहीं, बात बस इतनी सी है कि तुमने अचानक बोलना शुरू कर दिया, जिससे मैं चौंक गया। विवान उस बेचारी लड़की के साथ कठोर व्यवहार करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह सुनकर जैस्मीन के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर, तो मैं और कुछ नहीं कहूंगी, आप अपना काम जारी रख सकते हैं। विवान के पास कोई शब्द नहीं थे। वह पहले कंपनी के दस्तावेजों को देखने पर ध्यान दे पा रहा था, लेकिन अब उसका ध्यान पूरी तरह भटक चुका था। आखिरकार हर समय निगरानी में रहना कौन बर्दाश्त कर सकता है? फाइलों की जांच करते समय विवान कभी-कभी तिरछी नज़र से जैस्मीन की ओर देखता था, लेकिन जब भी वह मुड़ता, जैस्मीन सीधे उसकी ओर देख रही होती। किसी लड़की द्वारा लगातार उसे देखते रहने के विचार से विवान का दिल बेचैन हो गया। काम पर ध्यान लगाने में नाकाम होने पर विवान ने फाइलें एक तरफ रख दी और उन्हें देखना बंद कर दिया। उसने अपनी कुर्सी घुमाई, जैस्मीन की ओर देखा और धीरे से पूछा, जैस्मीन, तुम आमतौर पर वीकेंड में क्या करती हो? जैस्मीन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं आमतौर पर पार्ट टाइम काम करती हूँ या वीकेंड पर छोटे मोटे काम करती हूँ। विवान ने भौहें चढ़ाकर फिर पूछा, इनके अलावा? जैस्मीन कुछ नहीं बोली, बस उसने अपना सिर हिला दिया। विवान बेबस था। उसने एक पल सोचा और फिर कहा, तुम फिल्म एकेडमी में पढ़ती हो, इसलिए वीकेंड पर मेरे साथ समय बर्बाद करने के बजाय जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस करो। हम जैस्मीन ने हामी में सिर हिलाया, लेकिन उसकी निगाहें विवान पर टिकी रहीं और उसके जाने का कोई इरादा नहीं दिखा। विवान हैरान रह गया और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, जैस्मीन, तुम वीकेंड पर जो चाहो कर सकती हो,
तुम्हें हर समय मेरे सिर पर सवार रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूं सर। आप मेरे गार्जियन हैं और मैं चौबीसों घंटे आपके साथ रहना चाहती हूं, आपकी सेवा करना चाहती हूं और आपकी देखभाल करना चाहती हूं। जब जैस्मीन ने ये शब्द कहे, तो विवान को घूरते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं। उसकी इस बात ने विवान के अहंकार को काफी हद तक संतुष्ट किया, लेकिन साथ ही इससे विवान का सिरदर्द भी बढ़ गया। एक दो बार तो ठीक है, लेकिन अगर अब से हर वीकेंड ऐसा होता रहा, तो विवान के लिए इसे झेलना मुश्किल होगा। कुछ देर सोचने के बाद विवान ने कहा, जैस्मीन, मुझे याद है तुमने पहले कहा था कि भविष्य में तुम्हारा पहला कदम सोशल मीडिया स्टार बनना है। अब जब तुम्हारे पास समय है, तो क्यों तुम इसकी तैयारी शुरू कर दो? तुम्हारा क्या ख्याल है? जी सर। जैस्मीन की आंखें चमक उठीं और उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। क्या हुआ? विवान ने जैस्मीन के चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखा और जिज्ञासा से पूछा। जैस्मीन ने धीमी आवाज में कहा, अगर हमें लाइव स्ट्रीम करनी है, तो हमें अच्छे कैमरे और लाइट्स की जरूरत होगी, जो मैं अभी खरीद नहीं सकती। यह तो बहुत आसान है। यह सुनकर विवान हंस पड़ा, उठा और जैस्मीन को दरवाजे से बाहर ले गया। उसने जैस्मीन को लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा सेटअप दिलाने के लिए कंप्यूटर बाजार में 2 घंटे बिताए। घर वापस आकर जब जैस्मीन रसोई में रात का खाना बना रही थी, तब विवान ने लाइव स्ट्रीमिंग के सभी उपकरण लगा दिए। रात के खाने के बाद जैस्मीन ने अपने पहले लाइव सेशन की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट बनाया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। उसे लगा था कि उसके पहले लाइव सेशन में ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि लाइव स्ट्रीम शुरू करने के कुछ ही समय बाद यूजर्स उसके रूम में आने लगे और उनमें से कोई भी बाहर नहीं गया। जैसे उसे हौसला मिला हो, जैस्मीन ने बड़े उत्साह के साथ परफॉर्म करना शुरू कर दिया। उसका परफॉर्मेंस बहुत सरल था। उसने बस गाना गाया। उसने शुरू से अंत तक सिर्फ गाने ही गाए। यह बताना जरूरी है कि जैस्मीन ने जो भी गाने गाए, वे सभी बॉलीवुड के पुराने हिट गाने थे। उसकी आवाज सुरीली थी और उसकी गायकी का अंदाज बहुत ही बेहतरीन था। नतीजा यह हुआ कि कई यूजर्स उसे ढेर सारे लाइक्स देने लगे और तरह तरह के वर्चुअल गिफ्ट्स भेजने लगे। इसी बीच अगले कमरे में विवान को आन्या का एक मैसेज मिला, जिसमें उसने उसकी शिकायत की थी। छोटे मालिक, मैं समझती हूं कि आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पसंद हैं, लेकिन आपको कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप में देर रात उनके लाइव स्ट्रीम को प्रमोट करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है ना? महज 1 घंटे पहले विवान ने देखा कि जैस्मीन के लाइव स्ट्रीम को ज्यादा दर्शक नहीं मिल रहे थे, इसलिए उसने आन्या से मदद मांगी थी। आन्या आमतौर पर लाइव स्ट्रीम नहीं देखती, लेकिन जब विवान ने उससे जैस्मीन की मदद करने के लिए कहा, तो उसने कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक फॉरवर्ड कर दिया। समुद्रिका ग्रुप में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं और ग्रुप में मैसेज देखने वाले सभी कर्मचारी तुरंत लाइव स्ट्रीम में जुड़ गए। उन्हें लगा कि यह कंपनी की सीईओ आन्या द्वारा किया जाने वाला कोई जरूरी लाइव प्रसारण है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि स्क्रीन पर एक बिल्कुल अजनबी लड़की होगी। फिर भी सभी ने समझदारी दिखाते हुए लाइव स्ट्रीम में बने रहना ही ठीक समझा। आखिरकार भले ही उनकी इसमें दिलचस्पी न हो, उन्हें अपनी बॉस द्वारा शेयर किए गए लिंक पर क्लिक करके उसका समर्थन करना ही था। महज 1 घंटे में पहले खाली पड़े लाइव रूम में हजारों नए यूजर्स जुड़ गए और इन सभी यूजर्स ने जैस्मीन के अकाउंट को फॉलो भी कर लिया। यह मेरी मुंहबोली बहन है, यह उसका पहला लाइव सेशन है, इसलिए मैं बस उसकी थोड़ी मदद कर रहा हूं। विवान ने अपनी सफाई टाइप करके भेज दी। मैसेज भेजने के बाद विवान भी लाइव प्रसारण में शामिल हो गया। लाइव स्ट्रीम में जैस्मीन पूरे दिल से गा रही थी। विवान को यह देखकर अच्छा लगा कि जैस्मीन लता मंगेशकर और आशा भोंसले के पुराने गाने गा रही थी। हालांकि उसे संगीत की बहुत गहरी समझ नहीं थी, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि जैस्मीन बहुत अच्छा गाती थी। उसकी आवाज अच्छी है और वह बड़ी कुशलता से गाती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसने क्लासिकल ट्रेनिंग ली है। इसलिए वह जो भी गाना गाती है, वह बहुत सुरीला होता है। लाइव स्ट्रीम में तरह तरह के डोनेशंस और गिफ्ट्स लगातार आते रहे। विवान को इसमें दिलचस्पी हुई और अपने अकाउंट में पैसे डालने के बाद उसने जैस्मीन को एक बड़ा सुपर चैट भेजा। जब लाइव स्ट्रीम में लगातार 10 महंगे गिफ्ट इफेक्ट्स दिखाई दिए, तो पूरा चैट बॉक्स तुरंत उत्साह से भर गया। हजारों यूजर्स खिंचे चले आए और बिना किसी अपवाद के आने वाला हर व्यक्ति जैस्मीन की सुंदरता
और गायकी का दीवाना हो गया। कुछ पलों के लिए लाइव स्ट्रीम का माहौल अविश्वसनीय रूप से शानदार हो गया था। विवान चुपचाप जैस्मीन का गाना सुन रहा था। तभी उसके अपने प्रोफाइल पर काफी ध्यान गया और कुछ लड़कियों के उसे प्राइवेट मैसेज आने लगे। उसने मैसेजेस पर सरसरी नजर डाली और उनमें से अधिकतर बातचीत शुरू करने के जानबूझकर किए गए प्रयास थे। कुछ बोल्ड लड़कियों ने तो अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियो भी भेजे। उन पर एक नज़र डालने के बाद विवान ने चैट बंद करने की तैयारी की। उसी समय एक अनचाहे अकाउंट से उसे एक मैसेज मिला। यह अन्विता थी। जब विवान ने अपना अकाउंट बनाया था तो उसने उसमें केवल 1 दर्जन या उससे कुछ अधिक लोगों को जोड़ा था, जिनमें अन्विता के अलावा ज्यादातर कुकिंग चैनल वाले थे। क्या तुम इतने नीचे गिर गए हो कि अब ऐसी लड़कियों के लाइव वीडियो देखने की लत लग गई है? अन्विता का मैसेज देखकर विवान के माथे पर लकीरें खिंच गईं और उसने तुरंत अपना जवाब टाइप किया। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जवाब देने के बाद विवान ने तुरंत अन्विता को अनफॉलो कर दिया। उसने अन्विता के अकाउंट को अपनी ब्लॉकलिस्ट में भी डाल दिया। इसी बीच शहर के दूसरी तरफ एक बड़े लग्जरी विला के मास्टर बेडरूम में अन्विता, जो बिस्तर पर लेटी अपने फोन पर लगी थी, ने अपने भेजे गए मैसेज पर एक लाल निशान देखा और वह तुरंत गुस्से से भड़क उठी। विवान, कमीने, तुमने मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया। कुछ दिन पहले विवान ने उसका व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया था और अब उसने सोशल मीडिया पर भी उसे ब्लॉक कर दिया है। इससे अन्विता बेहद गुस्से में आ गई। वह गुस्से से उबल रही थी और उसे अपना गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। उस रात अन्विता की किस्मत में नींद नहीं लिखी थी। इसके उलट विवान गहरी नींद में सो रहा था। 10 मिनट से ज्यादा समय तक लाइव स्ट्रीम देखने के बाद विवान ने अपना फोन नीचे रख दिया और सोने चला गया। वह चैन से सो गया और उसे एक मीठा सपना भी आया। उसके सपने में अन्विता उसके सामने घुटने टेककर उससे भीख मांग रही थी कि वह उसे तलाक न दे। उसके सपने में सान्या उसके पास आई और कहा कि वह उसके साथ नज़दीकियां बढ़ाना चाहती है। सपने के अंत में आन्या भी दिखाई दी और उसने कहा कि उसे विवान से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वह उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने विवान को एक कमरे में बंद कर दिया था और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मीठे सपने अच्छे होते हैं, लेकिन वॉशरूम जाने की तेज तलब से वे आसानी से टूट भी सकते हैं। विवान को महसूस हुआ कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन इससे पहले कि वह उठ पाता, उसने अपने बिस्तर पर बगल में किसी और को पाया, जैस्मीन। जैस्मीन ने अपना एक पैर उसके ऊपर रखा हुआ था और एक हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटा हुआ था। दोनों बहुत करीब थे। जैसे ही विवान ने पीछे मुड़कर देखा, उसे जैस्मीन का सुंदर चेहरा अपने बिल्कुल करीब दिखाई दिया। वह सो रही थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह भी विवान की तरह कोई मीठा सपना देख रही हो। फिर से अपने शरीर से चिपकी उस कोमल काया को महसूस करते हुए विवान मन ही मन कराह उठा। विवान काफी देर तक अपने जज्बात से लड़ता रहा, जब तक कि उसका मन शांत नहीं हो गया। तब उसने एक हल्की सी आह भरी। वह चुपचाप जैस्मीन के कोमल चेहरे को निहारता रहा और सोचे बिना नहीं रह सका। हालांकि जैस्मीन थोड़ी दुबली थी और शायद धूप में काम करने की वजह से उसका रंग थोड़ा दब गया था, फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। लेकिन यह मानना पड़ेगा, जैस्मीन बहुत खूबसूरत है। वह एक ऐसा फूल है जो अभी खिलना शुरू ही हुआ है। यह सोचते हुए उसने अचानक ही हाथ बढ़ाया और धीरे से जैस्मीन के गालों को छुआ। यह बहुत ही मुलायम और कोमल है। जैसे ही विवान की उंगलियों ने जैस्मीन की त्वचा को हल्के से छुआ, उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसे अपने पूरे शरीर में बिजली का झटका सा महसूस हुआ। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होती गईं और गहरी नींद में सोई हुई जैस्मीन का कोमल चेहरा उसकी आंखों के सामने बड़ा होता चला गया। एक हल्की भीनी सी खुशबू उसके नथुनों से टकराई। विवान ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की। वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। उनके होंठ बस छूने ही वाले थे। तभी मानो कुछ महसूस करते हुए जैस्मीन की पलकें थोड़ी सी कांपीं और उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसकी आंखें कुछ हद तक सुस्त लग रही थीं, मानो वह अभी पूरी तरह से जागी न हो। विवान चौंक गया और उसने तुरंत पीछे हटकर दूरी बना ली। ओह! जैस्मीन कराहते हुए जाग उठी। उसने विवान की ओर देखा, जिसके कान शर्म से लाल हो रहे थे। जैस्मीन की आंखें तारों की तरह चमकदार थीं, जिनमें हैरानी और उलझन झलक रही थी। सर! अपने गुलाबी होठों को थोड़ा सा खोलकर जैस्मीन ने धीरे से पुकारा। विवान ने मुश्किल से अपनी सांस रोकी, जल्दी से बिस्तर से उठा और चप्पल पहने हुए ही बाथरूम में भाग गया।
बाथरूम में विवान ने शीशे में खुद को देखा और उसे पछतावा होने लगा। उसने अपना हाथ अपनी बाईं छाती पर रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह खुद अपनी हरकत पर हैरान था। अभी अभी वह लगभग अपना आपा खो बैठा था और जैस्मीन का फायदा उठाने वाला था। उस पल उसकी समझदारी उसकी दबी हुई इच्छाओं के आगे हार गई थी और वह केवल जैस्मीन को अपनी बनाने के बारे में सोचने लगा था। विवान, तुम इतनी बेशर्मी कैसे कर सकते हो? क्या तुम इंसान भी हो? विवान धीरे से बड़बड़ाया। अपने शरीर में अभी भी गर्मी महसूस करते हुए विवान शावर के नीचे खड़ा हो गया और खुद को शांत करने के लिए ठंडे पानी से नहाया। उसी समय बाहर बेडरूम में सफेद मुलायम बिस्तर पर जैस्मीन उठ बैठी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह बाथरूम की दिशा में ध्यान से देख रही थी। बाथरूम से पानी बहने की आवाज सुनकर उसके होठों पर अपने आप ही एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सर, आप इसे और कितने दिन तक रोक पाएंगे? आधे घंटे बाद डाइनिंग टेबल पर विवान और जैस्मीन एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, जिससे एक अजीब सा माहौल बन गया था। जैस्मीन कभी कभार ऊपर देखती थी। उसकी चमकदार आंखें चुपके से विवान पर एक नजर डालती थीं, लेकिन विवान ने पूरे समय अपना सिर नीचे रखा और ध्यान से अपना नाश्ता करता रहा। पेट भर खाने पीने के बाद विवान ने एक नैपकिन निकाला और अपना मुंह पोंछा। मैं अब ऑफिस जा रहा हूं, आज रात मिलते हैं। ये शब्द कहने के बाद विवान ने मेज पर रखी फाइलें उठाईं, खड़ा हुआ, पीछे मुड़े बिना अपने जूते बदले और दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही विवान ने आखिरकार राहत की एक गहरी सांस ली। यह तो बहुत शर्मनाक था। उसे चिंता थी कि क्या जैस्मीन ने जागने पर उसका वह बिगड़ा हुआ रूप देख लिया था। वह पैदल चलकर कंपनी की बिल्डिंग तक गया। संयोग से विवान की मुलाकात आन्या से हुई, जो उस समय कंपनी में आ रही थी। आन्या अब भी एक दबंग महिला सीईओ के रूप में सजी धजी थी, जिससे एक पावरफुल और रौबदार पर्सनालिटी झलक रही थी। और उसके आसपास एक ऐसा ठंडापन था जो लोगों को उससे दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर कर देता था। विवान ने लिफ्ट में घुसने से पहले बस बेरुखी से उसकी ओर एक नज़र डाली। रुको विवान, थोड़ी देर में मेरे केबिन में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। विवान अभी लिफ्ट में दाखिल ही हुआ था कि उसे पीछे से आन्या की कड़क आवाज सुनाई दी। यह सुनकर लिफ्ट में मौजूद विवान के कई सहकर्मियों ने उत्सुकता भरी नजरों से उसकी ओर देखा। विवान अपने कर्मचारियों के सामने मना करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए वह सहमत हो गया। अपने केबिन में वापस आकर विवान ने फाइलों को मेज पर रखा और फिर आन्या से मिलने चला गया। सीईओ ऑफिस। आन्या अपनी बॉस वाली कुर्सी पर बैठी थी और अपनी सेक्रेटरी द्वारा अभी अभी लाई गई महंगी कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। जैसे ही दफ्तर का दरवाजा खुला, विवान आत्मविश्वास से अंदर चला गया। क्या आपको मुझसे कोई काम था? विवान ने सीधे मुद्दे की बात की। आन्या ने अपनी कॉफी नीचे रखी, हल्की सी मुस्कान दी और उसकी आवाज काफी नरम हो गई। छोटे मालिक, क्या कल रात जैस्मीन नाम की वह सोशल मीडिया स्टार सच में आपकी मुंहबोली बहन है? विवान ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर कुछ नाराजगी से पूछा। आपने मुझे सिर्फ यही पूछने के लिए यहां बुलाया है? बस उत्सुकता थी। आन्या ने शरारती अंदाज में आंख मारी। इस समय उसमें वह आयरन लेडी वाला ठंडापन नहीं था, बल्कि वह एक नटखट और जिद्दी लड़की जैसी लग रही थी। विवान ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे लगता है ऐसा ही है। यह सुनकर आन्या ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। लगता है ऐसा ही है। विवान के लहजे में जो अनिश्चितता थी, उससे यह संकेत मिलता था कि विवान और जैस्मीन नाम की उस लड़की का आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्या यह इसकी प्यारी वाली बहन हो सकती है? यह सोचते ही आन्या की त्योरियां चढ़ गईं और उसके शरीर से एक हल्की बर्फीली ठंडक निकलने लगी। और कोई काम न होने पर मैं अब चलता हूं। यह देखकर कि आन्या चुप हो गई है, विवान जाने की तैयारी करने लगा। छोटे मालिक, अगर मैं पूछ सकूं, तो क्या आप उसे प्रमोट करने का इरादा रखते हैं? अगर हां, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूं। विवान को जाते देख आन्या ने तुरंत उसे आवाज दी। विवान को दिलचस्पी हुई और बिना कुछ कहे उसने सीधे आन्या की ओर देखा और उसे आगे बोलने का इशारा किया। मैं एक ऐसे दोस्त को जानती हूं जो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में काम करता है। उसकी कंपनी में 50 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनमें एक ट्रैवल ब्लॉगर भी शामिल है जिसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर आपको उसकी ज़रूरत हो, तो मैं आपको उससे मिलवा सकती हूँ। हर काम के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। छोटे मालिक को लाइव स्ट्रीमिंग बिजनेस की समझ नहीं है। अगर आप मदद करना चाहते हैं, तो शायद आप सिर्फ पैसे खर्च कर सकते हैं,
लेकिन पैसे खर्च करने से रिजल्ट की गारंटी नहीं मिलती। क्यों न जैस्मीन को प्रोफेशनल से ट्रेनिंग दिलवाई जाए। छोटे मालिक, आपका क्या ख्याल है? आन्या ने हल्की सी मुस्कान दी। वह शांत और सधी हुई लग रही थी, मानो वह किसी बिजनेस डील पर चर्चा कर रही हो। बेशक, यह सिर्फ एक सुझाव है। इसे मानना है या नहीं, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर है, छोटे मालिक। कुछ देर सोचने के बाद विवान ने पहले जैस्मीन से उसकी राय पूछने का फैसला किया। आखिरकार, हालांकि वह जैस्मीन को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करना चाहता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह उसकी दया पर पलने वाली एक कठपुतली बन जाए। हर किसी को अपनी आज़ादी का हक है। वह जैस्मीन की राय का सम्मान करेगा। यह एक अच्छा सुझाव है। मैं आपको कल जवाब दूंगा। विवान ने हल्के से सिर हिलाया, फिर मुड़कर सीईओ ऑफिस का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बंद दरवाजे को देखते हुए आन्या ने मन ही मन बड़बड़ाया, ओह छोटे मालिक, आपकी इतनी सारी दीवानी कैसे हैं? क्या आप थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते? चूंकि विवान ने अभी तक फाइलों की जांच पूरी नहीं की थी, इसलिए उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डिप्टी मैनेजर के रूप में अभी तक काम शुरू नहीं किया था। उस दिन उसने अपना लगभग सारा समय दस्तावेजों को देखने में बिताया। मौजूदा रफ्तार को देखते हुए उसे आज ऑफिस बंद होने से पहले सभी फाइलों का काम पूरा कर लेना चाहिए, और वह कल से डिप्टी मैनेजर का चार्ज संभाल सकता है। विवान की सुकून भरी जिंदगी की तुलना में अन्विता का काम कहीं अधिक मुश्किल था। समुद्रिका ग्रुप का काफी प्रभाव है, और यह तथ्य कि उसने वर्मा ग्रुप के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, छुपाया नहीं जा सकता था। आज सुबह जैसे ही वह कंपनी पहुंची, उसकी सेक्रेटरी ने उसे बताया कि कई छोटे और मंझोले बिजनेस पार्टनर्स ने वर्मा और समुद्रिका ग्रुप के बीच कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन किया था। अन्विता जानती थी कि इस तरह की बात को सीक्रेट नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसने पूरी सुबह अपने क्लाइंट्स को फोन करके समझाने में बिताई। उसकी सफाई आधी सच और आधी झूठ थी। उसने कहा कि वर्मा ग्रुप ने फिलहाल विदेशी बाजारों में अपने पंख फैलाने की योजना को रोक दिया है, और कंपनी के मेन प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। विदेशी बाजारों में जाने की तुलना में घरेलू बाजार कहीं ज्यादा आसान है। एक ओर हम स्थिरता चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम घरेलू बाजार में अपनी पकड़ और साख बढ़ाना चाहते हैं। वर्मा ग्रुप की मौजूदा योजना पहले मुंबई शहर में पैर जमाना है, वहां एक ब्रांच खोलना है, और फिर मुंबई में जमने के बाद इसी मॉडल को दोहराना है, जिससे एक नेशनल लेवल की कंपनी खड़ी हो सके। केवल इसी तरह से वर्मा ग्रुप की साख और नाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सकता है, जिसका आखिरी लक्ष्य विदेशों में जाना और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बड़ी विदेशी दवा कंपनियों के साथ सीधे हाथ मिलाना है। उसके ज्यादातर पार्टनर्स उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से सहमत हो गए, लेकिन कुछ अभी भी शक में थे और उन्होंने अपना काम कम कर दिया। अन्विता को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। दोपहर में समर उसे ढूंढते हुए आया। चेहरे पर एकदम बनावटी मुस्कान लिए वह अन्विता की मेज की ओर बढ़ा। अन्वी, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो, अपनी सेहत खराब मत करो, वरना इसका कोई फायदा नहीं होगा। बातचीत के दौरान समर ने एक कूपन निकाला और अन्विता को देते हुए कहा, ऑफिस के पास एक नया रेस्टोरेंट खुला है, बिल मेरी तरफ से है, चलिए साथ में लंच करते हैं। मुझे अभी भूख नहीं है और मेरे पास ऑफिस में बहुत काम है। अन्विता ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, समर ने नाराजगी का नाटक करते हुए कहा, जान है तो जहान है। अगर तुम इतनी मेहनत करोगी तो पेट खराब हो जाएगा। पेट की समस्याओं के बारे में सुनकर अन्विता को तुरंत विवान की याद आ गई। वह अक्सर नाश्ता छोड़ देती थी और उसके खाने का टाइम भी बहुत खराब था। नतीजतन एक बार पेट दर्द के कारण विवान को उसे रात भर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उसके बाद विवान हर दिन उसके लिए हल्का दलिया बनाता और उसे समय पर खाने के लिए मनाता। इस समय उसे सचमुच वे दिन याद आ रहे थे जब विवान उसकी देखभाल करता था। हालांकि विवान के बार बार टोकने पर उसे चिढ़ होती थी, फिर भी उसके दिल में हमेशा एक अपनापन सा लगता था। लेकिन अब उसका पति, जो उसकी इतनी अच्छी देखभाल करता था, उसे तलाक दे रहा है। इस बारे में सोचकर अन्विता और भी चिड़चिड़ी हो गई। समर से बात करते समय उसकी आवाज का लहज भी बेहद रूखा हो गया था। मैं खाना नहीं खा रही हूं, तुम खुद खा लो। बेहतर होगा कि तुम इस समय का उपयोग कंपनी के काम में मेरी मदद करने में करो। अन्विता के चेहरे के अचानक बदले हुए भाव को देखकर समर को गुस्सा तो बहुत आया,
लेकिन अपने मतलब को याद करके उसने खुद को रोक लिया। ठीक है, जब तुम नहीं खा रही तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम अपना काम करो, मैं जाकर मुंबई वाली ब्रांच के लिए तैयारी का काम देख लेता हूं। समर ने मुट्ठी भींची और मुस्कुराते हुए अपनी बात खत्म की। जैसे ही वह जाने ही वाला था, अन्विता अचानक बोल पड़ी, माफ करना समर, मेरा मूड थोड़ा खराब था। कोई बात नहीं, मैं आज रात तुम्हें डिनर पर ले चलूंगी। अभी पहले कंपनी का काम निपटा लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं, तुम अपना काम जारी रखो। समर मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर मुड़ा और चला गया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसके चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक क्रूरता ने ले ली। वक्त गुजरता गया। देखते ही देखते ऑफिस से छुट्टी का समय हो गया। विवान ने अपना सामान पैक किया और काम खत्म होने के बाद घर जाने की तैयारी करने लगा। तभी आन्या का फोन आया। विवान को थोड़ी जिज्ञासा हुई, लेकिन फिर भी उसने फोन का जवाब दिया। छोटे मालिक, क्या आप आज रात फ्री हैं? मैंने कल ऑनलाइन कुछ फ्रेश सी फूड ऑर्डर किया था। क्या आप मेरे घर डिनर पर आना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं, मेरी बहन ने शायद खाना पहले ही तैयार कर लिया होगा। क्या आप और आपकी बहन साथ रह रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या आपने यह नहीं कहा था कि एक कुंवारे लड़के और लड़की का साथ रहना ठीक नहीं है? अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आन्या के लहजे में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी और उसने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया, लेकिन विवान उसकी बात समझ गया। वह तुम्हारे जैसी नहीं है। धड़ाम विवान को फोन से किसी चीज के टूटने जैसी आवाज सुनाई दी। फिर आन्या ने आगे कहा, छोटे मालिक, आपने कहा था कि आप मुझे छोटी बहन की तरह मानते हैं। अगर ऐसा है तो मैं जैस्मीन नाम की उस बहन से किस तरह अलग हूं? या आप भेदभाव कर रहे हैं? यह आन्या के सवाल का सामना करते हुए विवान के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। सीईओ ऑफिस में आन्या अपनी बॉस वाली कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा उदास और नाराज लग रहा था। उसने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा, मानो उसके साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ हो। एक फोल्डर पकड़े हुए सेक्रेटरी का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या ये अभी भी हमारी कंपनी की वही कड़क और दबंग सीईओ आन्या मैम है? वह तो किसी ऐसी बेचारी लड़की की तरह दिख रही हैं जिसका दिल टूट गया हो। आन्या ने जिद करते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं तो मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 कमरे हैं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। छोटे मालिक, मुझे पक्का शक है कि आप जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। इसकी भरपाई के लिए मैंने फैसला किया है कि अब से मैं हर रोज आपके घर खाना खाने आऊंगी। इतना बोलकर आन्या ने विवान को जवाब देने का मौका दिए बिना ही फोन काट दिया। उसका मूड बहुत खराब था। उससे निकलने वाले डरावने माहौल ने उसके बगल में खड़ी सेक्रेटरी को पसीने से तरबतर कर दिया और वह डर के मारे चुपचाप खड़ी रही। आगे का काम तुम संभाल लो, मैं आज जल्दी जा रही हूं। आन्या उठी, अपना बैग उठाया और ऑफिस से बाहर चली गई। सेक्रेटरी ने सहमति में बार बार सिर हिलाया और आन्या को जाते हुए देखा। कर्मचारी लिफ्ट में बहुत सारे लोग थे, इसलिए जब विवान लिफ्ट से बाहर निकला तो आन्या पहले से ही कंपनी के गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। कुछ कर्मचारियों ने आन्या को देखा और उसे नमस्ते करना चाहा, लेकिन आन्या के ठंडे तेवर देखकर सभी ने अनजाने में ही नजरें फेर ली और दूसरे रास्ते से निकल लिए। विवान के कंपनी के गेट से बाहर निकलते ही उसकी नजरें आन्या पर टिक गईं। कई कर्मचारी काम खत्म करके घर लौट रहे थे। सब एक साथ घनी भीड़ में थे, लेकिन आन्या का अपना एक अलग ही आकर्षण था। अपनी शानदार लंबाई और खूबसूरती के कारण वह भीड़ में बिल्कुल अलग चमक रही थी। जब विवान ने आन्या को देखा तो आन्या ने भी तुरंत विवान पर ध्यान केंद्रित कर लिया। दोनों की निगाहें मिली और आन्या उसकी ओर बढ़ने ही वाली थी कि विवान ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाकर तुरंत उसे घूरकर देखा। आन्या रुकी, उसे घूरकर देखा और फिर मुड़कर विवान के फ्लैट की ओर चल पड़ी। विवान ने चुपके से राहत की सांस ली और आन्या के पीछे पीछे इतनी दूरी पर चलने लगा जो न तो बहुत करीब थी और न ही बहुत दूर। सोसाइटी के अंदर घुसते ही आन्या तुरंत आगे बढ़ी। छोटे मालिक, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है। हम दोनों बहनें हैं, तो मुझमें और जैस्मीन नाम की उस बहन में क्या फर्क है? आन्या दुखी होकर विवान के सामने खड़ी थी। वह पहले से ही खूबसूरत थी, लेकिन जब वह दुखी दिखती थी तो वह और भी प्यारी लगती थी। विवान ने आन्या के चेहरे से नजरें हटाईं और अफसोस भरे स्वर में कहा, उसकी हालत ज्यादा खराब है, उसे किसी की देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। तुम अलग हो, तुम बहुत मजबूत हो और तुम्हें किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है। आन्या ने कई वजहें सोची थीं कि विवान उसे क्या जवाब देगा।
लेकिन उसे विवान से ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। छोटे मालिक, यह तो भेदभाव है। मैं कैसे मजबूत हूं? मुझे किसी की देखभाल या सुरक्षा की जरूरत क्यों नहीं है? आन्या बहुत गुस्से में थी। सान्या वाले मामले की वजह से उसने जानबूझकर कुछ दिनों के लिए विवान से दूरी बना ली थी। लेकिन विवान ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, उल्टा उसने उसे इग्नोर कर दिया। वह शुरू में काफी नाराज थी। हालांकि कुछ पता लगाने के बाद उसे पता चला कि उस मुलाकात के बाद सान्या की विवान से दोबारा मुलाकात नहीं हुई थी, जिससे उसकी नाराजगी काफी हद तक कम हो गई थी। कल वह सोच रही थी कि आज खुद पहल करके विवान को माफ कर दे, लेकिन उसी शाम विवान ने उससे एक और लड़की के लाइव स्ट्रीम को प्रमोट करने के लिए कहा। तब उसे एहसास हुआ कि विवान की जिंदगी में एक और सौतन आ गई है। लेकिन विवान ने समझाया कि वह उसकी मुंहबोली छोटी बहन है, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी शक दूर करने के लिए उसने आज उससे खुद पूछा, लेकिन जवाब ने उसे लगभग पागल कर दिया। जब उसे पता चला कि विवान पहले से ही जैस्मिन नाम की एक लड़की के साथ रह रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं क्यों नहीं? क्या मैं बदसूरत हूं? या फिर क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरा फिगर उतना अच्छा नहीं है? जब भी आन्या विवान के भेदभाव वाले बर्ताव के बारे में सोचती थी, तो उसे बहुत बुरा लगता था। आखिरकार उसे एक ऐसा आदमी मिला जो उसे पसंद आया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके मन में आन्या के लिए कोई फीलिंग ही नहीं थी। जब उसने पहल की तब भी उसने उसे कई बहानों से टाल दिया, जिससे उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या उसमें आकर्षण की कमी है। लेकिन अब विवान का बहाना यह है कि जैस्मीन नाम की लड़की बेचारी है और उसे सहारे की जरूरत है। आन्या, मजाक करना बंद करो। विवान ने बेबसी से आह भरी और आन्या के बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। आन्या ने विवान का हाथ झटक कर दूर कर दिया और गुस्से से मुंह फेर लिया। विवान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वह सीधे बिल्डिंग की ओर चल पड़ा। आन्या किसी रूठी हुई पत्नी की तरह उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसने वापस जाने के बारे में सोचा था, लेकिन वह जानती थी कि एक बार चले जाने के बाद उसके पास बाद में और भी कम मौके होंगे। उसे अपना हक जमाना था और उस दूसरी वाली को पीछे हटने पर मजबूर करना था। अगर सारे पैंतरे फेल हो जाएं, तो वह उस लड़की को विवान को छोड़ने के लिए पैसे भी दे सकती है। दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए और आन्या के चेहरे पर अब भी वही प्यारी सी रूठी हुई मुस्कान थी। विवान द्वारा चाबी से दरवाजा खोलने के बाद ही आन्या के गुस्से वाले चेहरे पर थोड़ी शांति आई। विवान के अलावा किसी और के सामने उसे एक ठंडी और कड़क महिला सीईओ के रूप में अपनी छवि बनाए रखनी होगी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर जैस्मीन ने सब्जियां काटते हुए बिना सिर घुमाए कहा, सर, मैंने अभी एक और सब्जी बनाना खत्म नहीं किया है। आप पहले जाकर नहा लीजिए। उसने आसमानी नीले रंग का एप्रन पहन रखा था और उसके बाल ऊंचे बांधे हुए थे। वह एक आदर्श पत्नी की तरह लग रही थी, जो रसोई में अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही हो। ठीक है, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया, विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह थोड़ी देर रुका, फिर बोला, वैसे जैस्मीन, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। ये आन्या है, मेरी दोस्त। विवान को लगा कि उनके परिचय में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन यह सुनकर आन्या का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे छोटी बहन की तरह मानते हैं? अब हम दोस्त कैसे बन गए? ठीक है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। छोटी बहन, अब ठीक है। विवान ने बेबसी भरी कड़वी मुस्कान दी। इसी पल जैस्मीन भी पीछे मुड़ी और कुछ जिज्ञासा भरी नजरों से आन्या की ओर देखने लगी। नमस्ते, आन्या दीदी। उसने हाथ में चाकू पकड़े हुए ही आन्या को प्यारी सी मुस्कान दी। आन्या ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। जैस्मीन ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आन्या दीदी, आप बैठिए, खाना बस तैयार होने ही वाला है। जी हाँ, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। आन्या ने सिर हिलाया और सीधे हॉल के सोफे की ओर चली गई। वह सोफे पर बैठी थी, उसकी निगाहें जैस्मीन पर टिकी थीं, जो रसोई में व्यस्त थी और मानो किसी सोच में डूबी हुई थी। लगभग 10 मिनट बाद विवान नहाकर अपने पजामे में बाहर आया। वे तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने लगे। सर, ये मैंने यूट्यूब देख के चिकन कोरमा और पनीर बनाया है। मुझे नहीं पता कि ये आपको पसंद आएगा या नहीं। जैस्मीन ने चिकन का एक टुकड़ा उठाया और उसे विवान के कटोरे में डाल दिया। उसका चेहरा उम्मीद से भरा हुआ था। विवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जल्दी से थोड़ा सा अपने मुंह में डाला और उसका स्वाद लिया। वाह, यह तो बहुत लजीज है, सच में। तो अगर आप आगे भी इसे खाना चाहें तो मैं इसे आपके लिए फिर से बना दूंगी।
जैस्मीन खुशी से मुस्कुराई। सिर्फ सब्जियां मत खाइए, आप बहुत दुबले हो गए हैं, आपको थोड़ा हैवी खाना खाने की जरूरत है। इसके बदले में विवान ने भी जैस्मीन की थाली में पनीर का एक बड़ा टुकड़ा रख दिया। जैस्मीन के गाल लाल हो गए। उसने धीरे से सिर हिलाया और खाना शुरू कर दिया। उन दोनों को इतने प्यार से व्यवहार करते देख आन्या इतनी जल भुन गई कि उसका चेहरा लगभग नीला पड़ गया, लेकिन वह यह दिखा नहीं सकती थी। इसलिए उसने अपना पैर उठाया और मेज के नीचे विवान को जोर से लात मारी। आह! विवान दर्द से करा उठा, उसकी भौहें तन गई। जैसे ही वह आन्या को डांटने वाला था, उसने देखा कि आन्या मुंह फुलाकर नाराजगी भरे भाव से उसे घूर रही है। यह देखकर कि विवान उसकी बात नहीं समझ पाया, आन्या ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए विवान को अपनी थाली में कुछ खाना डालने को कहा। विवान ने अपनी आंखें घुमाईं और आन्या की थाली में थोड़ा सा चिकन डाल दिया। थैंक यू छोटे मालिक, आन्या ने मीठी मुस्कान दी। उसकी आवाज कोमल और सुरीली थी, मानो वह नखरे कर रही हो। जैस्मीन के चेहरे पर थोड़ी सख्ती आ गई और उसने आन्या की ओर देखा। उनकी आंखें मिली और ऐसा लगा मानो हवा में बिजली चमक उठी हो, कड़कती और चटकती हुई। सर, चिली चिकन मेरी खासियत है, इसे चखकर देखिए और बताइए कि क्या इसमें कुछ कमी है। जैस्मीन ने विवान को खाना परोसना शुरू किया। पीछे न रहने की कोशिश में आन्या ने भी विवान को खाना परोसा। छोटे मालिक, कुछ हरी सब्जियां भी खाइए, बैलेंस डाइट ज्यादा जरूरी है। यह देखकर जैस्मीन ने अपनी चम्मच को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। सर, इसे आजमा कर देखिए। छोटे मालिक, सूप का एक घूंट पी लीजिए। अरे ये तो बहुत गर्म लग रहा है, मैं इस पर फूंक मार देती हूँ। दोनों छोटी बहनें विवान को खाना और सूप परोसने में जुट गईं। शुरुआत में विवान को बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसके कटोरे में खाना धीरे धीरे एक छोटे पहाड़ की तरह बढ़ता गया, उसका चेहरा उतर गया। बस करो, सब लोग ठीक से खाना खाओ, मेरे पास हाथ हैं, मैं खुद चुन सकता हूं कि मुझे क्या खाना है। विवान ने गंभीर चेहरे के साथ उन दोनों को डांटा। तभी आन्या और जैस्मीन रुकीं। रात के खाने के बाद जैस्मीन ने मेज साफ करना शुरू कर दिया, जबकि विवान आन्या को गेट तक छोड़ने गया। छोटे मालिक, आप जैस्मीन को सिर्फ एक छोटी बहन की तरह ही देखते हैं ना? जब वे अलग होने ही वाले थे, तब आन्या ने कुछ गंभीर भाव से विवान से पूछा। विवान एक पल के लिए सन्न रह गया और आज सुबह की घटना अपने आप ही उसके दिमाग में लौट आई। आन्या की तीखी नजरों का सामना करते हुए विवान ने हल्के से खांसा और कुछ हद तक चोरों वाली फीलिंग के साथ जवाब दिया। बिल्कुल, यह अच्छी बात है। मुझे विश्वास है कि मेरे छोटे मालिक मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। विवान का जवाब सुनकर आन्या का चेहरा तुरंत मुस्कान से खिल उठा। उसने विवान को हाथ हिलाकर बाय बोला और फिर अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ी। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसके चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी। समुद्रिका ग्रुप की सीईओ होने के नाते उसने अनगिनत लोगों को परखा है और विवान की अभी की प्रतिक्रिया से साफ पता चलता है कि वह कुछ न कुछ छुपा रहा था। उसने अपना फोन निकाला और झटपट एक नंबर डायल किया। 1 लाख रुपए दूंगी, मुझे किसी का पता लगवाना है। मुझे उसके बचपन से लेकर अब तक की पूरी कुंडली चाहिए। समीर विवान को उकसा रहा था। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सभी स्टाफ ने इसे नोटिस किया। इस समय हर कोई यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि विवान कैसे रिएक्ट करेगा। रुको, विवान ने मुड़कर समीर के कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा और ठंडे स्वर में कहा, टीम लीडर समीर, है ना? मुझे लगता है कि आप काफी खाली हैं, इसलिए मैं डेटा सेट करने का काम आपको सौंप रहा हूं। डिप्टी मैनेजर साहब, फाइलों को व्यवस्थित करने का सारा काम इंटर्न करते हैं, क्या आपको यह भी नहीं पता? समीर ने सिर ऊंचा करके घमंड से पीछे मुड़कर बिना किसी इज्जत के जवाब दिया। पल भर में ही उस बड़े से मार्केटिंग डिपार्टमेंट में तनाव भरा माहौल छा गया। समीर के कुछ चमचों ने तो छुपकर उसे शाबाशी भी दी। मुझे पता है या नहीं, यह मेरा मामला है, लेकिन डिपार्टमेंट के डिप्टी मैनेजर के रूप में क्या मुझे आपको काम सौंपने का हक नहीं होना चाहिए? विवान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वह शांत स्वर में बोला, या फिर ऐसा है कि टीम लीडर समीर अब यहां काम नहीं करना चाहता और इस्तीफा देना चाहता है? क्या आप मुझ पर दबाव डालने के लिए अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? समीर का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। विवान हंस पड़ा। उसने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि ठंडे लहजे में कहा, मैं तो बस तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव कर रहा था जैसा तुम अपने जूनियर के साथ कर रहे थे। तुम नाराज क्यों हो? समीर ने गुस्से से कहा। डिप्टी मैनेजर साहब, मैं समुद्रिका ग्रुप में 3 साल से काम कर रहा हूं, इसलिए मैं एक सीनियर एम्प्लॉय हूं।
क्या आप वाकई इस तरह से मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहते हैं? काम से निकलने से पहले सारा डेटा सेट कर लो। अगर नहीं किया तो कल आने की जरूरत नहीं है। विवान उससे बात करने में इतना बोर हो रहा था कि वह शब्दों में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। एक चेतावनी देने के बाद वह रवि को लेकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से निकल गया। समीर का चेहरा पल भर में काले तवे जैसा हो गया। वह असल में विवान को परेशान करना चाहता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि विवान उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देगा और सीधे डिप्टी मैनेजर के रूप में अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे दबा देगा। इसी समय उसके कई करीबी साथी उसके आसपास जमा हो गए। समीर भाई, गुस्सा मत करो। मैंने सुना है कि मिसेज माथुर ने उसे नए इकोनॉमिक जोन वाला प्रोजेक्ट दिया है। हर कोई जानता है कि यह प्रोजेक्ट कितना कठिन है। उसकी औकात को देखते हुए उसका फेल होना पक्का है। अगर उसने इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की तो हम मिसेज माथुर के पास जाकर उसकी शिकायत करेंगे और कहेंगे कि वह नाकाबिल है और इस पोस्ट के लायक नहीं है। हाँ, मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में पता किया है। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ लोकल गुंडे शामिल हैं। अगर वह इस बार वहां गया तो उसे पक्का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अपने साथियों की यह बात सुनकर समीर का मूड तुरंत ठीक हो गया। इकोनॉमिक जोन वाला इलाका असल में पहले एक स्लम बस्ती थी, जिसे बाद में शहर के विस्तार के दौरान विकसित किया गया और उसमें इन्वेस्ट किया गया। हालांकि उन बस्तियों में कई लोकल गुंडे और बदमाश रहते हैं। कुछ कंपनियों ने पहले वहां इन्वेस्ट करना चाहा था, लेकिन इन गुंडों और बदमाशों द्वारा मचाई गई परेशानी और उनकी हफ्ता वसूली की मांगों के कारण कई कंपनियां वहां टिक नहीं पाई। समुद्रिका ग्रुप वहां बाजार बनाने की कोशिश में बस हाथ आजमा रहा था, इसलिए मार्केटिंग हेड मिसेज माथुर को ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। इसीलिए उन्होंने यह प्रोजेक्ट विवान को सौंप दिया। आखिरकार मिसेज माथुर का मकसद सिर्फ विवान को परेशान करना था। पुराने कर्मचारी या जो लोग उस इलाके को जानते हैं इस बात को समझते हैं। बेशक विवान, जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल था, ने भी फाइलों से कुछ जानकारी हासिल की थी। इसीलिए उसने स्थानीय गुंडों की समस्या को हल करने के लिए खुद जाकर देखने का सोचा। कंपनी के बेसमेंट में विवान असल में इकोनॉमिक जोन जाने के लिए कैब लेना चाहता था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि इंटर्न रवि के पास वाकई लगभग 10 लाख रुपए की एक अच्छी सेडान कार थी। डिप्टी मैनेजर सर, हम कहाँ जा रहे हैं? रवि ने कार का जीपीएस चालू किया और कुछ हिचकिचाहट के साथ पूछा। विवान ने अपनी सीट बेल्ट बांधी और मुस्कुराते हुए पूछा, इकोनॉमिक जोन में खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए कुछ अच्छी जगहें कौन सी हैं? वहाँ एक मशहूर कबाब रेस्टोरेंट है और एक नया खुला एम्यूजमेंट पार्क भी है। रवि ने कई जगहों के बारे में ऐसे बताया मानो वे उसके अपने अड्डे हों। विवान इस जवाब से कुछ हद तक हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रवि को इतनी जानकारी होगी। विवान के विचारों को भांपते हुए रवि ने अपना सिर खुजाया और कुछ अजीब तरह से कहा, मेरी गर्लफ्रेंड वहां रहती है। पिछले साल उसका घर वहां से हटा दिया गया था और उसे मुआवजे के तौर पर काफी पैसे मिले थे। उसने मेरे लिए यह कार भी खरीदी। विवान ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, यह तो बहुत बढ़िया है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड करोड़पति खानदान से है तो तुम्हें यहां इंटर्नशिप करने की क्या जरूरत है? मैं एक मर्द हूं सर। मेरी गर्लफ्रेंड के पैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी मेहनत के दम पर पैसा कमाना चाहता हूं ताकि मैं खुद का घर खरीद सकूं। रवि थोड़ा शर्मिंदा था। शाबाश, यह हुई न मर्दों वाली बात। विवान ने उसे थम्स अप किया और फिर रवि को पहले इकोनॉमिक जोन ले चलने के लिए कहा। बाजार की रिसर्च करने के लिए आपको कई सोर्स से डेटा इकट्ठा करना होता है, लेकिन मिसेज माथुर द्वारा दिया डेटा अधूरा था, इसलिए उन्हें खुद ही वहां जाना पड़ा। इकोनॉमिक जोन में कमर्शियल और रिहायशी दोनों तरह की कई नई इमारतें हैं, लेकिन यहां ज्यादा लोग नहीं हैं और ट्रैफिक भी कम है। विवान ने जब रवि से कार को सड़क के किनारे पार्क करवाया तो वह उसे रास्ते में कुछ खाने की दुकानों में ले गया ताकि वह कुछ खा सके और दुकानदारों से बातचीत कर सके। शाम 4 बजे के बाद ही विवान और रवि आखिरकार एक कैफे में बैठ पाए। रवि ने 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया, जबकि विवान ने डायरी और पेन निकालकर नोट्स लेना शुरू कर दिया। एक दोपहर के दौरान विवान ने दुकानदारों और राहगीरों से काफी जरूरी जानकारी इकट्ठा की। इस इलाके के विकास में मुश्किल का मुख्य कारण यह है कि उस क्षेत्र पर एक लोकल गैंग का कब्जा है। इसके अलावा इन गैंग के मेंबर्स, जिनमें उनका लीडर भी शामिल है, वे सभी लोग हैं जिन्हें जमीन अधिग्रहण के कारण बेघर किया गया है। उनके लिए
इकोनॉमिक जोन का यह इलाका उनका अपना इलाका है। यहाँ बिजनेस करने के इच्छुक बाहरी लोगों को उनके साथ सेटिंग करनी पड़ती है। असल में इस सेटिंग का मतलब है उन्हें हर साल हफ्ता यानी प्रोटेक्शन मनी देना। रवि ने विवान के सामने कॉफी का कप रखा और कुछ चिंता के साथ पूछा, विवान भैया, क्या आपको लगता है कि इस प्रोजेक्ट को जारी रखना जरूरी है? वह दोपहर भर विवान के पीछे पीछे चलता रहा और लोगों से उस इलाके की हालत के बारे में सुनता रहा। उसकी राय में वह इलाका बहुत खराब था और वहां पैसा लगाना, बाजार बनाना और फैक्ट्री लगाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर होगा कि इसे छोड़ दिया जाए। इस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल काफी अच्छा है और मेट्रो बहुत सुविधाजनक है, इसलिए इसमें ग्रोथ के बहुत चांस हैं। विवान मुस्कुराया। आंकड़ों के साथ साथ अपनी खुद की रिसर्च के आधार पर उसे पूरा भरोसा है कि इकोनॉमिक जोन में भविष्य के लिए बहुत स्कोप है। हालांकि अगर आप इस क्षेत्र में बाजार खोलना चाहते हैं और फर्नीचर, कपड़े आदि के लिए फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो आपको पहले कुछ गुंडों से निपटना होगा। कॉफी खत्म करने के बाद विवान ने रवि को घर जाने के लिए कहा। वह कंपनी वापस जाने के लिए कैब लेने ही वाला था कि तभी आन्या का फोन आया। तुम कहाँ हो? आज दोपहर से ऑफिस में क्यों नहीं आए? मैं इकोनॉमिक जोन में हूँ। मैं आज दोपहर यहाँ कुछ मार्केट रिसर्च करने आया हूँ। मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। ठीक है। फोन रखने के बाद विवान ने जैस्मीन को एक मैसेज भेजा, जिसमें उसने बताया कि वह आज रात खाने के लिए घर नहीं आएगा। लगभग 20 मिनट बाद आन्या आ गई। विवान के कार में बैठते ही आन्या ने शिकायत करना शुरू कर दिया। मार्केट रिसर्च एक ऐसा काम है जिसे आप अपने जूनियर्स को सौंप सकते हैं। क्या इसे खुद करना वाकई जरूरी है? मुझे दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे बहुत घुटन महसूस होती है, इसलिए बाहर आकर ताज़ी हवा लेना अच्छा लगता है। विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों ने कार में थोड़ी देर बातचीत की और जब आन्या को पता चला कि विवान ने इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट ले लिया है, तो वह मुस्कुराई। आप लकी हैं। मेरी एक दोस्त है जो टैलेंट एजेंसी चलाती है और उसके उस इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों से अच्छे संबंध है। अगर आज रात सब ठीक रहा तो यह प्रोजेक्ट जल्द ही फाइनल हो सकता है। यह सुनकर विवान हैरान रह गया। आन्या ने समझाया, मेरी दोस्त के पिता उस इलाके के अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं। जब तक वह मदद करने को तैयार है, इस प्रोजेक्ट की सफलता पक्की है, वरना। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ फैक्ट्री में इन्वेस्ट क्यों करना चाहूंगी? तभी मैं सोचूं। विवान को अचानक सारी बात समझ में आ गई। कुछ ही समय बाद आन्या विवान को एक महंगे इटालियन रेस्टोरेंट में ले गई और वहां उसकी मुलाकात उस दोस्त से हुई जिसका जिक्र आन्या ने किया था। दोनों रेस्टोरेंट में खिड़की के पास वाली एक मेज पर पहुंचे, जहां उन्होंने दूर से लंबे लहराते बैंगनी बालों वाली एक खूबसूरत महिला को उनकी ओर हाथ हिलाते हुए देखा। जैसे ही आन्या पास पहुंची, उस ग्लैमरस महिला ने उसे नखरे से घूर कर देखा। ऐ आन्या, तू छोटी चुड़ैल, 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अब जाकर मुझसे मिलने का टाइम मिला तुझे। क्या तू किसी के चक्कर में है? क्या तू अपने बॉयफ्रेंड के लिए मुझे भूल गई? जब वह बोल रही थी, उसकी नजर विवान पर पड़ी, जो आन्या के बगल में खड़ा था। पहली नजर में ही वह दंग रह गई। आखिरकार विवान का कद, रूप और स्टाइल शानदार था, जिससे वह किसी रईजादे जैसा लग रहा था। जैसे ही विवान उसे नमस्ते करने ही वाला था, उसने उस पर्पल बालों वाली सुंदरी को यह कहते हुए सुना, अरे बाप रे, तू छोटी बेशर्म, तू तो मलाई खा रही है। इन शब्दों ने विवान को तुरंत ही शर्मिंदा कर दिया। आन्या ने अपना मुंह ढेंक लिया और खिलखिलाकर हंसी, फिर विवान को बैठने के लिए खींचा और उन दोनों का परिचय कराया। मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड दिशा है और ये मेरे खास दोस्त विवान है। जैसे ही आन्या ने बोलना खत्म किया, दिशा ने आंखें घुमाई और चिढ़ते हुए कहा, छी, इतना नाटक करना जरूरी है क्या? खास दोस्त, क्या तुम कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं हो रही हो? आन्या ने लापरवाही से मुस्कुरा दिया। विवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दिशा की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते। दिशा ने अदा से अपना हाथ बढ़ाया, विवान से हाथ मिलाया और फिर उसे आंख मारते हुए कहा, हे हैंडसम, तो क्या हम थ्रीसम डिनर करें? पुफ। आन्या ने अपना पानी का गिलास उठाया, एक छोटा सा घूंट लिया और फिर अपनी सबसे अच्छी दोस्त की बातें सुनकर तुरंत उसे थूक दिया। उसने झटपट नैपकिन से अपना मुंह पोंछा, दिशा को घूर कर देखा और गुस्से से बोली, अगर तूने बकवास बंद नहीं की तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। हा हा हा। दिशा को आन्या का यह रूप देखकर बहुत मजा आया। फिर वह दिल खोलकर हंसी,
तो तू अभी से उसकी तरफदारी कर रही है। लगता है तुझे उसकी बहुत परवाह है। शायद इसलिए कि वे एक दूसरे से इतने लंबे समय से नहीं मिली थीं। दोनों सहेलियां खुशी खुशी बातें कर रही थीं। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों से लेकर पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने अपने बिजनेस तक हर चीज के बारे में बात की। विवान एक तरफ चुपचाप बैठा रहा। उसे लग रहा था कि आज उसका यहां आना बेकार था। लेकिन उनकी बातचीत के दौरान विवान को आन्या के अतीत के बारे में काफी कुछ पता चला। दिशा की बातों से विवान को पता चला कि आन्या कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी और उसके कई दीवाने थे, लेकिन वह कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही थी। इसी वजह से दिशा अक्सर मजाक उड़ाती थी कि उसे आन्या के टेस्ट पर शक होता था कि कहीं उसे लड़कियों में तो दिलचस्पी नहीं। दिशा ने पनीर टिक्का का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाला और चबाते हुए पूछा, वैसे आन्या, तेरी वो सौतेली बहन सान्या ने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? आन्या की मुस्कान एक पल के लिए रुक गई, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, वह अब बच्ची नहीं है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। मैंने तुझे जिस फीमेल स्ट्रीमर जैस्मीन के बारे में बताया था, उसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? उसका बैकग्राउंड अच्छा है, वह बहुत भोली है और बहुत अच्छा गाती है। मैं उसे साइन कर सकती हूँ, लेकिन देख, दोस्ती अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह। अगर वह अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो मैं तेरे लिए अपने स्टैंडर्ड नहीं गिराऊंगी। जब बातचीत सीरियस टॉपिक्स पर आई, तो दिशा के रवैये में साफ बदलाव आ गया। वाकई, एक सफल बिजनेस वूमन होने के नाते आन्या और दिशा दोनों के काम करने के अपने अपने उसूल हैं। बिल्कुल, लेकिन एक और बात है जिसमें तेरी मदद चाहती हूँ। आन्या मुस्कुराई और उसने टॉपिक बदलकर इकोनॉमिक जोन के प्रोजेक्ट पर बात करना शुरू कर दिया। छोटे मालिक, अब इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपके हाथ में है और आप इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। क्यों ना आप दिशा से इस बारे में बात करें? ठीक है। यह देखकर कि वे आखिरकार काम की बात पर आ गए हैं, विवान ने तुरंत सिर हिलाया और अपने विचार साझा किए। दिशा ने अपना खाना रोक दिया और चुपचाप सुनने लगी। उसका चेहरा बेहद गंभीर लग रहा था और उसकी बिजली जैसी तेज आंखें पूरे समय विवान के चेहरे पर टिकी रहीं। मिस दिशा, मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ कहना था कह दिया है। आपके क्या विचार हैं? विवान ने आधे घंटे तक बात की, जिसमें उसने छोटी से छोटी बातों से लेकर भविष्य की मार्केट की संभावनाओं तक सब कुछ शामिल किया। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने दिशा की राय का इंतजार किया। लेकिन विवान को तब बहुत हैरानी हुई जब दिशा ने जो कहा वह उस टॉपिक से पूरी तरह अलग था जिस पर वह चर्चा कर रहा था। जब तुम सीरियस होकर बोलते हो ना, तो और भी हॉट लगते हो, विवान। दिशा की इस अजीब और बिना सिर पैर की प्रतिक्रिया का सामना करते हुए विवान को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने आन्या की ओर मुड़कर उसे विनती भरी नजरों से देखा। आन्या ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, ये तो इसका स्वभाव ही है। लेकिन इसने आपकी कही हर बात ध्यान से सुनी है। इतना कहने के बाद उसने दिशा की ओर देखा और कहा, दिशा, अब मजाक छोड़ और अपनी राय बता। क्या यह प्रोजेक्ट मुमकिन है? अगर तू ना कहेगी तो मैं इस प्रोजेक्ट को छोड़ सकती हूँ। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे पहले वापस जाकर अपने भाई से इस बारे में बात करनी होगी। दिशा ने कोई साफ उत्तर नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि वह आन्या और विवान की मदद नहीं करना चाहती थी, बल्कि बात यह थी कि अब फैसला उसके हाथ में नहीं था। पहले इस इकोनॉमिक जोन में अंतिम फैसला उसके पिता का ही होता था, लेकिन 6 महीने पहले उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो गईं और उन्होंने इसकी बागडोर अपने छोटे भाई ध्रुव को सौंप दी। ध्रुव इस साल 25 साल का हो गया है, लेकिन उसके पास दुनियादारी का अनुभव बहुत कम है, दूरदर्शिता की कमी है और भविष्य की कोई समझ नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है। यही मुख्य कारण है कि इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट करने और अपने बाजार का विस्तार करने की इच्छुक कई कंपनियां और बिजनेस आखिरकार फेल हो जाते हैं। संक्षेप में कहें तो यह लड़का बहुत लालची है और बहुत कुछ चाहता है। तुम्हारा भाई। आन्या के चेहरे के भाव कुछ अजीब लग रहे थे। वे पहले से ही अपने विचार बदलने लगे थे। दिशा ने चिढ़कर सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरा भाई। वह वही बेवकूफ है जो हमेशा लट्टू की तरह तेरे पीछे घूमता रहता था। विवान के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। क्या अपनी बेस्ट फ्रेंड और बाकी लोगों के सामने अपने सगे भाई की इस तरह बेइज्जती करना वाकई ठीक था? तो शायद हमें इसके बारे में भूल ही जाना चाहिए। आन्या ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, मानो वह हार मान लेना चाहती हो। डर गई क्या? यह देखकर दिशा हंस पड़ी और उसे तसल्ली देते हुए बोली, चिंता मत कर,
हालांकि वह बच्चा थोड़ा लापरवाह है, फिर भी वह मेरी बात कुछ हद तक सुन लेगा। उम्मीद तो यही है। आन्या ने एक फीकी मुस्कान दी। डिनर के बाद आन्या विवान के साथ जाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन काम पर जाना था। लेकिन दिशा इससे खुश नहीं थी। तू क्यों जा रही है? हमारी मुलाकात को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। आज तुझे मेरे साथ खूब मजे करने होंगे। जैसे ही वे तीनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले, दिशा ने आन्या का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपनी कार में धकेल दिया। आन्या मना नहीं कर सकी, इसलिए उसके पास अपनी जान जोखिम में डालकर उसके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विवान इन लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था और उसने वापस जाकर आराम करने के लिए टैक्सी लेने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वह सड़क किनारे पहुंचा, उसे पीछे से किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। चटाक, थप्पड़ उसके नितंबों पर पड़ा था। विवान हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया, फिर मुड़कर पीछे खड़े उस व्यक्ति को घूरकर देखा जिसने उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। जब विवान ने देखा कि वह व्यक्ति दिशा है, तो उसके चेहरे से गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह हैरानी ने ले ली। मिस दिशा, यह क्या बदतमीजी है? विवान है न तुम्हारा नाम? तुम्हें जाने के लिए किसने कहा? आन्या ने तुम्हारी इतनी मदद की, तुम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? दिशा ने अपनी बाहें मोड़ी और नखरे भरे लहज में कहा, इस सिचुएशन में क्या तुम्हें आन्या के लिए एक अच्छे बॉडीगार्ड की तरह साथ नहीं चलना चाहिए? विवान ने थोड़ा भौहें चाटते हुए कहा, तुम्हारी जैसी 2 लड़कियों का बाहर जाकर मौज मस्ती करना और मेरा तुम्हारे साथ जाना, यह ठीक नहीं लगता। हमने तो कुछ कहा ही नहीं और तुम पहले से ही इसे गलत समझ रहे हो। ठीक है, इतना भाव खाना बंद करो, गाड़ी में बैठो। मुझे तुम्हें घसीटने पर मजबूर मत करो। दिशा का सब्र टूट रहा था। उसने विवान की कलाई पकड़ी और कार की तरफ खींचने लगी। इस हरकत से विवान को कुछ असहज महसूस हुआ, लेकिन वह बहुत जिद्दी थी और आखिरकार विवान को कार में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिशा गाड़ी चला रही थी। आन्या उसके बगल वाली सीट पर थी और विवान पीछे की सीट पर था। दोनों महिलाएं पूरे रास्ते बातें करती और हंसती रहीं, यहां तक कि कुछ बहुत ही निजी विषयों पर भी चर्चा करती रहीं, मानो वे यह भूल गई हों कि उनके पीछे एक आदमी बैठा है। विवान शर्मिंदा था। उसे आज यहां आने का पछतावा हो रहा था। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद कार रुकी। उतरने के बाद विवान यह देखकर हैरान रह गया कि दिशा उसे और आन्या को एक लग्जरी स्पा रिजॉर्ट में ले गई थी। गुड इवनिंग मिस दिशा। जैसे ही वे तीनों क्लब के गेट पर पहुंचे, दोनों ओर की महिला रिसेप्शनिस्ट ने एक साथ झुककर उनका स्वागत किया। आन्या ने विवान से फुसफुसाते हुए कहा, दिशा इस रिजॉर्ट में एक पार्टनर है। जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता, तो वह वीकेंड पर यहां रिलैक्स करने आती है। यह स्पा रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। स्टार रेटिंग के हिसाब से यह कम से कम 5 स्टार लेवल का है। आम तौर पर मिलने वाले रिजॉर्ट्स के विपरीत यह जगह काफी महंगी है, इसलिए यहां आने वाले ज्यादातर लोग अमीर खानदानों से होते हैं। जैसे ही तीनों ने रिजॉर्ट के अंदर लॉबी में कदम रखा, विवान को अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में देखने पर उसे 2 जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए, अन्विता और समर। उस समय वे दोनों रिसेप्शन पर अपने मेंबरशिप कार्ड बनवाते हुए बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। मैम, यह आपका मेंबरशिप कार्ड है। कार्ड बनवाने का चार्ज काटने के बाद कार्ड में 49,800 रुपये का बैलेंस बचा है। थैंक यू। अन्विता ने मेंबरशिप कार्ड लिया और मुस्कुराते हुए समर को सौंप दिया। समर ने जानबूझकर 2-3 बार मना किया, लेकिन अंत में उसने इसे रख लिया। तभी लिफ्ट लॉबी में आ गई और विवान दिशा और आन्या के पीछे पीछे लिफ्ट में चढ़ गया। उसी समय अन्विता और समर भी लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। जब अन्विता ने लिफ्ट के दरवाजे तेजी से बंद होते देखे, तो वह एक पल के लिए सन्न रह गई। उसे लगा कि उसने अभी अभी विवान को देखा है। समर ने धीरे से पूछा, क्या हुआ अन्वी? मुझे लगता है मैंने अभी अभी विवान को देखा। फिर अन्विता ने सिर हिलाकर इस बात को तुरंत खारिज कर दिया। उसने कहा, मुझे वहम हुआ होगा। विवान की मौजूदा हालत को देखते हुए उसकी औकात नहीं कि वह इतनी आलीशान जगह पर आए। समर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, अन्वी, तुम अब भी उस कमीने विवान के ख्यालों में तो नहीं खोई हो ना? अन्विता की आंखों में कई तरह के भाव आए और गए। उसने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तलाक की कार्यवाही पूरी कर चुके हैं और तलाक के पेपर्स लगभग 15 दिनों में मिल जाएंगे। तुम मुझे जानते ही हो, मैं कभी भी अपने एक्स के पास वापस नहीं जाऊंगी।
इस स्पा रिजॉर्ट में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग सेक्शन है, लेकिन यहाँ कॉमन एरिया भी हैं जहाँ सब साथ बैठ सकते हैं। इस क्लब की पार्टनर होने के नाते दिशा ने अपने मुनाफे का इस्तेमाल खास अपने लिए एक प्राइवेट पूल बनाने में किया था। तीनों के तीसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद विवान वेटर के पीछे पीछे चेंजिंग रूम में चला गया। शावर लेने के बाद उसने वेटर द्वारा दिए गए स्विमिंग शॉर्ट्स पहने और हॉट स्प्रिंग पूल की ओर चल पड़ा। हॉट स्प्रिंग पूल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन काफी शानदार था। आसपास का नज़ारा बहुत सुंदर था, जिसमें छोटे छोटे मंडप, पत्थर की चट्टानें, झरने और हरे भरे पौधे लगे हुए थे, जो साफ तौर पर किसी बड़े डिजाइनर द्वारा डिजाइन किए गए थे। जब विवान वहां पहुंचा, तब तक आन्या और दिशा नहीं आई थीं, इसलिए उसने पहले अकेले ही पानी में डुबकी लगाने का फैसला किया। लगभग 5 मिनट इंतजार करने के बाद आन्या और दिशा आखिरकार आ गईं। दोनों ने स्विमसूट पहने हुए थे। आन्या का स्विमसूट काले रंग का था, जिस पर जालीदार डिजाइन बना था। उसकी त्वचा पहले से ही बहुत गोरी थी और काले स्विमसूट ने उसकी त्वचा को और भी चमकदार बना दिया था। उसकी लंबी हाइट, लहराते बाल, परफेक्ट फिगर और पतली कमर देखकर विवान की निगाहें अनायास ही उस पर जम गईं। मानना पड़ेगा कि आन्या की त्वचा वाकई बहुत खूबसूरत है। यह न केवल गोरी है, बल्कि मक्खन जैसी चिकनी भी है। रोशनी में वह चमक रही थी, जो बेहद आकर्षक लग रही थी। विवान को पता भी नहीं चला और वह ख्यालों में खो गया। उसने आन्या के शर्माते हुए गालों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक दिशा की आवाज गूंजी, ओ हेलो, अब क्या आंखें फाड़कर ही देखोगे? खूं खूं। विवान अचानक होश में आया, एक अजीब सी मुस्कान दी और जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगा। उसने कनखियों से दिशा की एक झलक देखी और तुरंत अपनी नाक पर हाथ रख लिया, इस डर से कि कहीं उसका बीपी हाई न हो जाए। दिशान केवल बिंदास और बेफिक्र है, बल्कि उसने बेहद बोल्ड बिकिनी भी पहनी थी। कपड़े के दो छोटे तिकोने हिस्से उसके बदन को बमुश्किल ढक पा रहे थे। अगर सिर्फ यही बात होती तो विवान का यह हाल नहीं होता, लेकिन दिशा का फिगर बहुत ही भरा पूरा था। उसकी त्वचा भी काफी गोरी थी, लेकिन आन्या के मुकाबले उसका रंग थोड़ा कम था। लेकिन उसका फिगर कमाल का था, खासकर उसके कर्व्स जो वाकई काफी कातिलाना थे। विवान ने और देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह इसे झेल नहीं पाएगा। इसे पहनने और कुछ न पहनने में क्या फर्क है? यह तो बहुत नाइंसाफी है। विवान ने अपनी सांसों को कंट्रोल करने और गंदे ख्यालों को दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब वह आखिरकार शांत हुआ, तो आन्या और दिशा जानबूझकर या अनजाने में उसके बाएं और दाएं आकर बैठ गईं। पूल का आकार अंडे जैसा था। अगर विवान बाईं ओर देखे तो उसे आन्या दिखाई देगी, और अगर वह दाईं ओर देखे तो उसे दिशा दिखाई देगी। आदमी अक्सर छुपकर औरतों को देखते हैं, और उसी तरह औरतें भी छुपकर आदमियों को ताड़ती हैं। हालांकि आन्या और दिशा कोई आम औरतें नहीं थीं। वे छुपकर नहीं, बल्कि खुलेआम और डंके की चोट पर उसे निहार रही थीं। हालांकि आन्या ने उसे पहले एक बार देखा था, लेकिन उस समय बहुत जल्दबाजी थी और वह उसे ठीक से नहीं देख पाई थी। वह इस मौके का फायदा उठा रही थी और इसे गंवाना नहीं चाहती थी। उफ, आन्या, तेरे छोटे मालिक की बॉडी तो बिल्कुल कमाल की है। न सिर्फ इसके डोले शोले हैं, बल्कि इसके तो एब्स भी हैं। दिशा ने किसी टपोरी लड़की की तरह बिना किसी शर्म के विवान की बॉडी पर कमेंट किया। बोलते समय वह लगातार पानी के अंदर देख रही थी। विवान ने अजीब महसूस करते हुए अपने पैर सिकोड़ लिए। वह भागना चाहता था, लेकिन अभी मौका नहीं था। उसे इंतजार करना होगा। आन्या खिलखिलाकर हंसी और घमंड से अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए बोली, तू मेरी समझदारी पर शक कर सकती है, लेकिन मेरी पसंद पर कभी नहीं। दिशा ने विवान को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में साफ लालच झलक रहा था। कैसा रहेगा अगर मैं भी एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लूं और फिर हम एक्सचेंज कर ले? ए तेरे मुंह में धूल, मैं इतनी भी मॉडर्न नहीं हूं। आन्या तुरंत चिढ़ गई। छी, गंदी सोच वाली, बकवास मत कर। मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड रहा है, और वो भी। दिशा ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन बातों बातों में उसने एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जिससे वह खुद बहुत दुखी थी। उसका ध्यान भटकाने का मौका देखकर विवान ने तुरंत पूछा, और उसका क्या हुआ? मैं तुम्हें नहीं बताएंगी। दिशा के चेहरे पर शर्मिंदगी और झुंझलाहट की एक झलक दिखाई दी। आन्या ने धीरे से हंसते हुए कहा, और फिर उसका 6 महीने पुराना बॉयफ्रेंड? अरे खबरदार, जो तूने बताया तो। दिशा घबरा गई जब उसने देखा कि आन्या उसका शर्मनाक राज खोलने ही वाली थी। वह किसी जंगली बिल्ली की तरह चीखती हुई आन्या पर झपट पड़ी। हालांकि उनके बीच अभी भी कुछ दूरी थी और पानी में चलना मुश्किल था,
इसलिए आन्या ने उसके पहुंचने से पहले ही सब उगल दिया। कॉलेज के दिनों में दिशा का एक बॉयफ्रेंड था। वह बहुत चॉकलेटी बॉय टाइप का लड़का था। वह बेहद नाजुक और शांत स्वभाव का दिखता था, बिल्कुल कोरियन ड्रामा के हीरो जैसा, जिसकी वजह से वह लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर था। इसके अलावा उसका नेचर दिशा से बिल्कुल उल्टा था। एक तेज तर्रार और बिंदास थी, दूसरा शांत, शर्मीला और कम बोलने वाला। उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। वे 6 महीने से ज्यादा समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया था। यह रिश्ता शुरू में बहुत खूबसूरत था, लेकिन किसने सोचा होगा कि इसका अंजाम इतना अजीब होगा। एक वीकेंड पर आन्या दिशा के साथ शॉपिंग के लिए मॉल गई, लेकिन शॉपिंग करते समय अचानक उनकी मुलाकात दिशा के बॉयफ्रेंड से हुई, जो किसी और आदमी का हाथ पकड़े हुए था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, यहां तक कि एक दूसरे को अपने हाथों से खाना भी खिला रहे थे, जिसे देखकर दिशा और आन्या के होश उड़ गए। बाद में पता चला कि दिशा के बॉयफ्रेंड को लड़कियों में नहीं, लड़कों में दिलचस्पी थी। उसने दिशा के साथ डेटिंग के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की थी ताकि वह अपनी असलियत छुपा सके और अपने दोस्तों के बीच मजाक न बने। सच्चाई पता चलने पर दिशा ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की पोल नहीं खोली, और इसी वजह से कॉलेज के दिनों में ज्यादातर लड़के उससे पंगा लेने से डरते थे। भले ही उसका फिगर बहुत हॉट है और वह ऐसी लड़की है जिसे हजारों लड़के पसंद करते हैं, फिर भी लड़के उससे बहुत बचकर रहते हैं। आखिरकार कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड से पिटकर बिना किसी कारण के अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहता। इस हादसे के बाद दिशा ने डेटिंग करना छोड़ दिया और पढ़ाई और पैसे कमाने पर ध्यान दिया। दिशा के पहले प्यार के बारे में जानने के बाद विवान को इस बिंदास सुंदरी के लिए अफसोस हुए बिना नहीं रहा गया। अरे कमीनी, तूने उसके सामने मेरा पोपट क्यों बनाया? मैं आज तेरा मुंह नोच लूंगी। दिशा शर्म से लाल हो गई और पूल में आन्या के साथ कुश्ती करने लगी। बेशक वे दोनों सचमुच लड़ नहीं रही थीं, वे बस मजाक में हाथापाई कर रही थीं। लेकिन दिशा ने इतने कम कपड़े पहने थे कि विवान के लिए यह नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं था। हालांकि कुछ देर देखने के बाद विवान को अचानक अपनी नाक में गर्मी महसूस हुई और फिर उसकी नाक से खून बहने लगा। तुम लोग थोड़ी देर एंजॉय करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूं। विवान ने एक हाथ से अपनी नाक और दूसरे हाथ से अपनी इज्जत को ढंका और घबराकर वहां से भाग निकला। पूल से बाहर निकलते ही उसे पीछे से आन्या की खिलखिलाती हंसी और दिशा के ठाके सुनाई दिए। कितनी शर्मनाक बात है, बेहद शर्मनाक। विवान पानी पानी हो गया था। नाक से खून बहना बंद होने के बाद वह काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन उसने वापस न जाने का फैसला किया। अगर वह दोबारा पूल में गया तो शायद उसका बीपी फिर से बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी दिशा उसका मजाक उड़ाएगी। उसने बाथरोब पहना और रिजॉर्ट की दूसरी मंजिल पर बने रेस्टोरेंट में चला गया। उसने अपने लिए कुछ हेल्दी खाना ऑर्डर किया और खुद को ठंडा करने के लिए एक बोतल चिल्ड बियर भी मंगवाई। जैसे ही उसने अपना फोन नीचे रखा, अचानक उसे अपने बगल से एक ऐसी मनहूस आवाज सुनाई दी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरे विवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह समर था। समर अपने हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए उसकी टेबल के पास से गुजर रहा था। जब विवान यहाँ पहुंचा था तो वह अन्विता और समर को पहले ही देख चुका था, इसलिए रेस्टोरेंट में समर से अचानक मुलाकात होने पर उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। क्या यह जगह तुम्हारे बाप की है? उसने अपना सिर उठाया और शांति से समर की ओर देखा। समर, क्या हुआ? इसी समय अन्विता भी वहां आ गई और उसकी नजर विवान पर पड़ी। विवान को देखकर अन्विता के माथे पर पहले तो शिकन आई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। विवान, सच में तुम ही हो? मुझे लगा मुझे वहम हुआ था। क्या तुम्हें कोई काम है? विवान उखड़े हुए मूड में लग रहा था। वह सचमुच अन्विता से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। पहले उसके लिए उसका प्यार जितना गहरा था, अब वह उससे उतनी ही नफरत करने लगा था। विवान के चेहरे पर बेरुखी देखकर अन्विता के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। दिखावा करना बंद करो विवान, मुझे पता है कि तुम यहां सिर्फ मुझसे इत्तेफाकन मिलने का नाटक करने आए हो। वह थोड़ी देर रुकी, फिर अचानक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, दरअसल तुम हमेशा से मेरा पीछा कर रहे हो, है ना?